नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोटा एजुकेशन हब में। बड़ी ही ज़्यादा मुझे इस चीज़ के लिए बोला जा रहा था कि यूजीसी नेट के भी पेपर के सॉल्यूशन करवाए जाए। जिस प्रकार से आपका पढ़ाने का तरीका है बहुत अच्छा है और आप मतलब डिटेल में समझाते हो, तो मुझे लगता है कि यूजीसी नेट के जितने भी पेपर है उन सबका सॉल्यूशन हमें करवाना चाहिए। दिसंबर में इसके एग्ज़ाम होने की आशंका और डेट आ चुकी है। ठीक है, यूजीसी नेट की डेट आ चुकी है दोस्तों, दिसंबर 2023 में। तो आज हम जो पेपर के सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं वो 2023 में जो पेपर हुआ था, 17 जून को पेपर हुआ था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 17 जून को पेपर हुआ था शिफ्ट 1 में, 17 जून को। उसका सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। आप सभी को पता होगा ही सही कि इस यूट्यूब चैनल पर हम सिर्फ हिंदी साहित्य के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, फिर वो नेट का हो, चाहे सेट का हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, किसी भी राज्य का हो, हम उनका समाधान करवाते हैं, डिटेल में करवाते हैं। क्योंकि किसी भी राज्य या किसी भी जगह का हिंदी साहित्य का एग्ज़ाम हो, प्रश्न सेम रहते हैं, सिलेबस सेम रहता है। कुछ चीज़ों को छोड़ दे तो सारी चीज़ें समान ही रहती है, तो हम वही करवाते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न है कि मालवी भाषा का केंद्र है, मालवी कहाँ का केंद्र है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों तरफ प्रश्न छपे हुए हैं सभी में। ऐसा ये यूजीसी नेट का ऑफिशियल पेपर है जो हमने वहाँ से डाउनलोड किया हुआ है ये। तो ये इसी प्रकार से दिख रहा था, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप निश्चिंत रहिए। तो मालवी जो भाषा है ना, वो अधिकतर तो एमपी में बोली जाती है। ठीक है ना, मालवी मालवा क्षेत्र में। परंतु इसका बहुत कुछ हिस्सा जो है ना राजस्थान के दक्षिणी भाग में ही बोला जाता है, राजस्थान के दक्षिणी में भी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान के करीबी जो जिला है, जैसे इंदौर। ठीक है, तो इंदौर जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो मालवी का जो केंद्र है वो है इंदौर। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है हमारा कि अकारांत एक वचन, अकारांत एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं से विकृत रूप, अकारांत एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप का प्रत्यय क्या है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा अकारांत एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं से विकृत रूप जो बना है ना वो, अब ये बोल रहा आकारांत है ना। अब आकारांत में कौन सा होता है जिनके अंत में आ आता है। ठीक है ना, जाएगा, आएगा। तो उससे जो पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप हो गए ना, जैसे का आप कहाँ जाएंगे, तो ए आएगा दोस्तों। इसका जो विकृत रूप है ना वो ए आएगा इसका। ठीक है ना, तो आकारांत एक वचन पुल्लिंग संज्ञाओं को विकृत रूप जो है प्रत्यय वो ए हो जाएगा। क्योंकि जो सिंगल के लिए है ना वो जाएगा आएगा शब्द इस्तेमाल करता है, लेकिन जब विकृत रूप हो जाता है ना एक वचन के लिए, क्योंकि जो जाएंगे आएंगे शब्द है वो बहुवचन के लिए होता है, लेकिन जो विकृत रूप है ना उसमें ए आएगा दोस्तों, छोटा वाला ए। तीसरा प्रश्न देखिए, लाल पान की जो बेगम है उस कहानी के स्त्री पात्र। कोई नई बात नहीं है दोस्तों, ये प्रश्न आम बात है, हमेशा प्रश्न आते हैं इस टाइम के। तो लाल पान की बेगम कहानियों फणीश्वर रात रेणु की है दोस्तों। और लाल पान की बेगम के अलावा एक जो कहानी है तीसरी कसम, ये भी फणीश्वर नाथ रेणु की है, जो कि हमारे सिलेबस में लगी हुई है। साथ ही बहुत सारे एग्जाम इस प्रश्न को पूछा जाता है। इसके अलावा पंचलाइट हो गई, रसप्रिया हो गई, आदिम रात्रि की महक हो गई, ये कहानियाँ भी फणीश्वर नाथ रेणु की है। ठुमरी इनका कहानी संग्रह है जिसमें संकलित है दोस्तों। तो अगर पूछा जाए कि इसके स्त्री पात्र कौन कौन से हैं, तो देखो चंपिया, चंपिया भी इसकी स्त्री पात्र है। मखनी फुआ और सुनरी। ठीक है दोस्तों, बी डी ई ये तीनों के तीनों जो पात्र हैं ना, बी डी ई कौन सा है, चौथा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं, परीक्षा गुरु के विविध प्रकरणों के शीर्षक है। दोस्तों परीक्षा गुरु जो उपन्यास है जिसके लिए रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि अंग्रेजी ढंग से लिखा गया पहला मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियाँ ही हैं। इसके रचनाकार है लाला श्री निवास दास। ठीक है, लाला श्री निवास दास। 1882 इसका प्रकाशन वर्ष है। इसमें विविध प्रकार के प्रकरण मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें जो सही उत्तर होगा विविध विविध प्रकरणों के शीर्षक है। तो पहला है तो प्रामाणिकता, अदालत और प्रेत भय, ये तीनों के तीनों सी डी ई, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी डी ई। पांचवा प्रश्न देखिए, लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। ठीक है, इन पंक्तियों में मैं का अर्थ क्या है, सबको पता है ये हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा जो शोक गीति है दोस्तों, सरोज स्मृति। कौन सी रचना है, सरोज स्मृति, उसकी पंक्तियाँ हैं। सरोज स्मृति के रचनाकार कौन है, महाप्राण निराला। महाप्राण निराला में जो मे का शब्द अर्थ है वो है निराला। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मे का अर्थ हो जाएगा निराला। जिसको ये पंक्तियाँ याद होगी कि लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर, ये पंक्तियाँ सरोज स्मृति के जिनको पंक्तियाँ पता होगी वो इसको सही उत्तर कर देगा। सूफी प्रेमाख्यान नहीं है। ठीक है, भक्ति काल के अंदर हम संत काव्य सूफी काव्य पढ़ते हैं दोस्तों, उनमें सूफी प्रेमाख्यान नहीं है। श्याम सगाई जो है वो नंददास की रचना है दोस्तों। नंददास हमको पता है कि सूफी काव्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। प्रेम मार्ग की शाखा के अंदर राम भक्ति या फिर कृष्ण भक्ति के अंदर हम नंददास को पढ़ते हैं।
इंद्रावती सूफी प्रेमाख्यान रचनाएं इंद्रावती है। यूसुफ जुलेखा भी है, हंस जहावर भी है। ठीक है, इंद्रावती, यूसुफ जुलेखा, हंस जवाए, लेकिन श्याम सगाई नहीं है। दिल्ली दरबार, सातवां प्रश्न, दिल्ली दरबार दर्पण के निबंध के अनुसार किलात के खान को सब मिलाकर कितनी कीमत की वस्तु तोहफे में मिली है। दिल्ली दरबार निबंध हमारे सिलेबस में लगा हुआ है दोस्तों, 25,000 इसका आंसर है। जब हम निबंध पढ़ेंगे उसमें दिया हुआ है 5,000 रुपये टोटल मिला के दिए गए थे। 8वां प्रश्न देखते हैं। ठीक है, आजकल जो यूजीसी नेट का स्तर है वो काफ़ी अच्छा बढ़ गया है दोस्तों। तो सिलेबस में जितनी भी रचनाएं दे रखी है उनसे बाहर तो कुछ नहीं आता है, पर जितना ही प्रश्न सिलेबस की रचनाओं के अंदर से आता है डीप में से आता है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। अब सब दोस्तों ने इसका लगाया भाषा उत्तर लगाया कि निज भाषा उन्नति यह यही मुन्नति को मूल। लेकिन इससे पहले लिखा हुआ था इसी निबंध में कि भारतेंदु जी ने जो उन्नति का मूल है वो धर्म को बताया कि धर्म का अगर उन्नति नहीं होगी तो हमारी भाषा की उन्नति नहीं हो सकती और भारतवर्ष की उन्नति भी नहीं हो सकती। भारतवर्ष की उन्नति जो निबंध है दोस्तों ने बलिया में एक जगह भाषण दिया था, वहाँ पे बोलने के लिए ये निबंध लिखा था, तो बलिया भाषण के नाम से भी जानते हैं इसको। तो धर्म इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि 9वां प्रश्न क्या कहता है। अंग्रेजों ने पुरानी आर्थिक संरचना को बदला, जमीन का नया बंदोबस्त किया, नए बंदोबस्त के कारण जमीन को क्रय विक्रय करने की छूट मिल गई। ये एकदम सही कथन है दोस्तों, अंग्रेजों ने ये थोड़ा सा ठीक काम किया था, आर्थिक संरचना को उन्होंने बदल दिया था और जमीन को क्रय विक्रय करने की छूट मिल गई थी। अब दूसरा कथन क्या कहता है, अभी कथन तो कारण क्या है कि बदलती हुई परिस्थितियों में बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से, यानी कि बुद्धिजीवी वर्ग होता है एक जो बड़ा वर्ग होता है, समाचार पत्रों के माध्यम से अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध करना आरंभ कर दिया। ये एकदम सही बात है। अब देखो दोस्तों, ये आर भी सही है, ए भी सही है। अब आपको लगेगा यार कि दोनों बातें तो सही हैं, लेकिन हमेशा अब ए और आर पहले में भी सही है, बी में भी सही है। अब आप सोचोगे कि आर ए की सही व्याख्या है या नहीं है, तो ए लगाऊं या बी लगाऊं। इसके सबसे बढ़िया ट्रिक यही है दोस्तों कि जो ए और आर जो दे रखा है, ए का संबंध आर से है क्या ए में जो बात कही गई है वो बात आर में भी कही गई क्या। ए में बात कही गई है जमीन के बंदोबस्त की, किसानों के बारे में और आर्थिक संरचना के बारे में। अंग्रेजों के बारे में तो कही गई है पर अलग बात कही गई है। बी में कही गई है जमीन से अलग बात कही गई है, वो अत्याचारों की बात कही गई है। तो दोनों का कोई संबंध नहीं है दोस्तों, तो इसलिए आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इस प्रकार अगर दोनों कथनों का कोई संबंध नहीं होता है ना, तो वहाँ पे आर ए की सही व्याख्या नहीं होती है, लगाना पड़ता है। तबकि हो सकता है कि कभी कभी दोनों कथन सही हो, दोनों कथन सही हो सकते हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि एक सही व्याख्या हो। इसलिए इसका सही उत्तर बी होगा दोस्तों, न कि ए होगा। ठीक है, बी इसका सही उत्तर होगा, यानी कि 2 ऑप्शन। 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या करता है दोस्तों, भारतीय नवजागरण के संबंध में उपयुक्त कथन कौन सा है। भारतीय नवजागरण हमें बताया रीतिकाल के बाद जो जिसे पुनरुत्थान बोलते हैं उसको माना जाता है। तो पुनरुत्थान में क्या हुआ था दोस्तों, देखिएगा पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना, इसमें कोई रटने वाली चीज़ें नहीं है, समझने वाली चीज़ें हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है कि नवजागरण का जमाना सभ्यताओं की टकराहट का न होकर सभ्यताओं के आत्मनिरीक्षण का था। देखो उसने क्या कहा, सभ्यताओं की टकराहट का न होकर। दोस्तों जो हमारी सभ्यता है क्या हम उनके खिलाफ जाएंगे क्या, हम उनसे टकराहट करेंगे क्या, नहीं करेंगे दोस्तों। हमें जो हमारी प्रवृत्तियाँ हैं, जो हमारे समाज में जितने भी कुकृत्य चल रहे हैं उनमें आत्मनिरीक्षण करना है दोस्तों, उनको छांटना है कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है। ठीक है ना, तो ये पहला एकदम सही कथन है दोस्तों, ए एकदम सही है। ये एकदम आप खुद अपने अंतर्मन से सोच के देखो कि आप नवजागरण में होते तो क्या करते। बी वाला प्रश्न है कि ईश्वर विद्यासागर ने स्त्री अधिकार आंदोलन की निंदा की। निंदा का मतलब होता है बुराई करना या उसके खिलाफ जाना। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहुत बड़े महापुरुषों में इनकी गिनती की जाती है, स्त्री अधिकार आंदोलन की निंदा की, ये गलत कथन है। तो बी तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो अभी तक ए सही है दोस्तों, ठीक है, बी गलत हो गया। अब सी पढ़ते हैं, खुद अपने हिसाब से विवेक के अनुसार उत्तर देना है इसका। सी है औपनिवेशिक माहौल में भारत का नवजागरण बुद्धिवादी। उपनिवेशिक का मतलब वो हो गया कि उपनिवेश की संस्कृति आ गई है, अंग्रेज आ चुके हैं, तकनीकी बढ़ रही है। तो औपनिवेशिक निवेशिक माहौल में भारत का नवजागरण बुद्धिवादी जागरूकता के अलावा, यानी कि हम दिमाग तो वाले तो बन ही रहे हैं, बुद्धिवादी जागरूकता के अलावा राष्ट्रीय आत्म पहचान का संघर्ष भी था। ये भी एकदम सही बात है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमारे बीच में देशभक्ति और राजभक्ति का द्वंद्व शुरू हो गया था कि हम राजा की बात माने, क्योंकि उससे पहले तो हम राजा की बात मानते थे, राजा के अंडर थे और देश हमारे लिए बाद में था। लेकिन अब ये था ना कि राजा की बात माने या नहीं माने, या देश की भक्ति पहले करें, क्योंकि जो राजा था वह भी अंग्रेजों के साथ मिला हुआ था और अत्याचार कर रहा था। तो आत्म संघर्ष, आत्म पहचान की संघर्ष का काल था। तो सी भी एकदम सही है, तो ए और सी तो सही है अभी। ठीक है दोस्तों, डी वाला देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदुओं की मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे।
ये एकदम गलत है दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी और मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करते थे, पर ये खंडन करते थे। क्यों खंडन करते थे? इनका कोई ऐसा धर्म विरोधी नहीं था ये। इनका मत था कि मूर्ति पूजा से क्या होता है ना, लोग अंधविश्वासी बन जाते हैं और कहीं ना कहीं लोगों का फायदा उठाया जाता है मूर्ति पूजा के कारण। मूर्ति पूजा करना सबको संभव भी नहीं हो पाता था, दलित लोगों को मूर्ति पूजा नहीं करने देते थे। इस कारण इन्होंने कहा था कि जो ईश्वर है वो मंदिर में नहीं विराजते हैं, ईश्वर अपने अंतर मन में विराजते हैं, और इन्होंने ईश्वर के लिए इसे कहा था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदुओं की मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे, तो ये गलत हो जाएगा। समर्थन नहीं करते थे, विरोध किया था उन्होंने। तो फिलहाल ए और सी सही है। ई वाला देखिए, भारतीय नवजागरण के जनक राजा राममोहन राय, ये बिल्कुल सही बात है। ये जीवन के आरंभिक काल में ही रूढ़िवादियों के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा। अब जब दास तो नवजागरण होगा तो कुछ लोग साथ होंगे और कुछ लोग विरोध भी करेंगे। इसे विरोध ज़्यादा लोग करेंगे। जब भी कोई परिवर्तन होता है तो विरोध में ज़्यादा लोग खड़े होते हैं। परिवर्तन जो होता है दोस्तों वो एक दिन में नहीं होता, परंतु याद रखिएगा एक दिन जरूर होता है। तो ई भी सही है दोस्तों यहाँ पर, तो ए सी ई सही है। इस प्रकार से ध्यानपूर्वक पढ़ के आत्मविवेक से उत्तरों को देना पड़ता है। ए सी ई पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 11वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक, सबसे बड़ी चुनौती तो यही थी कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर कैसे खेला जाए। जयशंकर प्रसाद ने खुद लिखा है कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, न कि रंगमंच के अनुरूप नाटक। कि रंगमंच ऐसा है अब इसके अनुरूप नाटक लिखूंगा, ऐसा नहीं है, गलत है। नाटक लिख चुका है अब उसके लिए रंगमंच ढूंढो। अरे यार इतना बढ़िया नाटक है, इसके लिए इस प्रकार का नाटक रंगमंच होना चाहिए। तो ये जयशंकर प्रसाद का कथन है दोस्तों, और इसके लिए जो है ना सफलतापूर्वक, बहुत बड़ा चैलेंज था ये। तो बी कारंत और शांता गांधी ने चैलेंज उठाया और सफलतापूर्वक उनका निर्देशन किया है दोस्तों जयशंकर प्रसाद के नाटकों का। अगला प्रश्न देखिए। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर कहानी के अनुसार इंस्पेक्टर माता दीन ने चांद पर जाकर क्या काम किए, उनको पहले से बात के क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले हमारी हिंदू संस्कृति में क्या करते हैं दोस्तों, ईश्वर का नाम लिया जाएगा दोस्तों। तो सी आएगा सबसे पहले। थाने में हनुमान मंदिर लगा है तो सबसे पहले हनुमान भगवान का नाम सबसे पहले है, तो ये ट्रिक याद रखना आप। सबसे पहले भगवान जी आएंगे तो सी पहले हो जाएगा। तो सी पहले ऑप्शन में किसमें, पहले वाले में, तो पहला सही हो जाएगा। ई ऑप्शन क्या है, पुलिस वालों की तनख्वाह कम करवाई, ये एकदम सही है दोस्तों, फिर कम करवा दी। बी है कि जान बचाने वाले आदमी को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया, ये भी सही है। ये हरिशंकर प्रसाद का व्यंग्य कहानी है दोस्तों, हरिशंकर प्रसाद जी इसी प्रकार की रचनाएं करते थे। फिर बी हो जाएगा। फिर डी वाला हो जाएगा कि पुलिस को मानवतावाद, इस अवधारणा में पुलिस वालों को विकास जगाया, ठीक है ना। उसके बाद ए है कि नकली चश्मदीद गवाह बनाना सिखाया। तो ये सारे क्रम था CEBDA। 12वें का पहला उत्तर सही हो जाएगा। ये प्रश्न जो है वो आने लायक भी है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहानी का लगाने का मतलब ही यही होता है कि उसके अंदर से आप बारीकियों को पकड़ पाओ और जो आपकी गद्य को समझने की समझ है ना वो परिपक्व हो सके। आप एकाग्रता के भाव आपके अंदर उत्पन्न हो और आप किस प्रकार से मतलब तीखी नज़र के साथ पढ़ते हैं, ये उद्देश्य होता है ताकि आप कहानियाँ पढ़कर ये चीज़ सीख सको, है ना दोस्तों। 13वां प्रश्न देखिए। इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं निकलता दोस्तों कि निबंध अपने आप में वैसे एक मतलब गद्य की ऐसी विधा है देखा जाए तो जो थोड़ा सा कहानी जितना आनंद पैदा नहीं कर सकती कहीं ना कहीं, और उसमें से ऐसा प्रश्न देना कि 5 अलग अलग कथन दे दिए और उसके बाद उनको मिलान करना है। तो इस प्रश्न के तो मैं पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ दोस्तों। ये प्रश्न वाकई में जिन्होंने बनाया है ये बहुत, मैं उसकी निंदा करता हूँ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो होगा, उत्तर फाल्गुनी के आसपास निबंध के आधार पर दिए गए विवरणों में आयु को छोटे से बड़े क्रम में संयोजित करें दोस्तों, है ना। थोड़ा सा ये मुझे भी थोड़ा डाउट लगा, पर क्या कर सकते हैं, बनाने वाली टीम है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला तो जो सी कथन जो ऐसा पहले आएगा। तो सी 2 में भी है, 3 में भी है, 4 में भी है। फिर डी आएगा दोस्तों कि जीवन के सम्मुख फण उठा एक प्रश्न चिन्ह को व्यवस्थित उपस्थित करता है, ये आएगा पहले। इसमें जीर्णता और जड़ता नहीं, जरा और वृद्धत्व का प्रतीक नहीं है, ये भी सही है, सी और डी। तो इसका बी आएगा कि इससे ज़्यादा असभ्यता, अश्लीलता, अनैतिकता है, फिर बी आएगा। तो CDB कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, इसमें है 3 में ना, CDBAE ये सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। उत्तर फाल्गुनी के आसपास कुबेरनाथ राय का निबंध है दोस्तों, ये सिलेबस में लगा हुआ है। 14वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है 14वां प्रश्न कि ये रचनाएं दे रखी है, इनको प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार जमाना, ये पहले प्रकाशन वर्ष का हुआ, सबको पता होगा दोस्तों। इनमें परिवर्तन पहले आएगा, परिवर्तन पल्लव के अंदर है। इसमें 28-29 के आसपास का प्रकाशन वर्ष है 1928, ठीक है ना। सुमित्रा नंदन पंत की है 1928 परिवर्तन। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसमें से, तो पहले तो बी हो गया। फिर असाध्य वीणा का तो 54 है, तो इसको तो अभी होल्ड करते हैं 54। आगे की रचनाएं हैं कुकुरमुत्ता 42। तो बी के बाद हो जाएगा अपना सी, बी फिर सी।
तो बी के बाद सी कौन से ऊपर एक में है दोस्तों। कुकुरमुत्ता 42, फिर ए है असादे वीणा 54, अंधेरे में इसका हो जाएगा 56 के आसपास। ठीक है, उसके बाद है मोतीराम सबसे लास्ट में। ठीक है ना, ये किसमें संकलित है मोतीराम, ये धूमिल की रचना है। ठीक है ना, संसद से सड़क तक मोतीराम। कुकुरमुत्ता आपको पता होगा निराला की रचना है सही। असादे वीणा अज्ञेय की है, आंगन के पार द्वार में संकलित रचना है ये। अंधेरे में मुक्तिबोध की रचना है, ये सबसे बड़ी रचना है, ये हिंदी साहित्य की मानी जाती है सबसे बड़ी कविता। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों कि झूठा सच, उपन्यास और तमस और जिंदगी नामा, ये तीनों के तीनों उपन्यास दो दोस्तों ये पंजाब की पृष्ठभूमि आज़ादी से इनका भी संबंध है ना। तो पंजाबी पृष्ठभूमि से संबंधित तो है सही है। हिंदी और उर्दू के अतिरिक्त कहीं कहीं पंजाबी का भी प्रयोग हुआ है। एकदम सही बात है दोस्तों, ये पहला कथन एकदम सही है। ठीक है, पहला कथन सही है। झूठा सच यशपाल का उपन्यास है, तमस विश्व साहनी का उपन्यास है, और जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की रचना है। इसके अलावा बात करें दूसरा कथन क्या है कि आपका बंटी के अनुसार बंटी का पुराना अरूप बतरा है दोस्तों। एकदम सही कथन है, आपका बंटी जो रचना है वो मन्नू भंडारी की रचना है। ठीक है, तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है, पहला उत्तर सही हो जाएगा। 16 प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 16 प्रश्न थोड़ा आसान है लेकिन थोड़ा घुमा के दिया है इन्होंने, है ना। क्या है आसान, देखते हैं कि घटनाओं को पहले से बाद ही क्रम में जमाना है। चलो जमा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला है कि आर्य समाज की स्थापना का वर्ष, फिर आनंद मठ का प्रकाशन वर्ष, गीतांजलि का प्रकाशन वर्ष, विश्व सभा धर्म सभा में विवेकानंद का संबोधन, और उसके बाद है ब्रह्मा समाज की स्थापना। लेकिन हमने तो सिर्फ समाज पढ़े थे दोस्तों, ब्रह्मा समाज, प्रार्थना समाज वगैरह वगैरह। सबसे पहले ई आएगा इसमें। ब्रह्मा समाज की स्थापना सबसे पहले हुई थी, राजा राम मोहन राय ने की थी, तो सबसे पहले ई आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा दोस्तों अपने ए, आर्य समाज की स्थापना उसके बाद हुई थी, तो ई के बाद ए आ जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ई ए। फिर उसके बाद बी आएगा दोस्तों, आनंद मठ का प्रकाशन हुआ 82 में हुआ था, 1882 में। बंकिम चंद्र चटर्जी दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचनाएं हैं जिन्होंने अपना राष्ट्रगीत लिखा है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज श्यामलाम। ये रचना जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी की है। अगली रचना में बात करूँ ई ए बी के अलावा, तो डी, विश्व धर्म सभा में विवेकानंद का संबोधन, ये बात का कथन है दोस्तों, ई ए बी डी। तो इसके बाद है गीतांजलि का प्रकाशन वर्ष 1910 में है गीतांजलि का प्रकाशन वर्ष। तो फिर हो जाएगा सी, गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। तो ई ए बी डी ये हो जाएगा, ई ए बी डी सी, तीसरा उत्तर इसका सही हो जाएगा। 16वें का आंसर 3 हो जाएगा। 17वां प्रश्न देखिए, एक रूप हिंदू तुर्क दूजी दशा न कोई, माफी चाहता हूँ दोस्तों, 17वां प्रश्न देखते हैं, एक सेकेंड। एक रूप हिंदी तुर्क दूजी दशा न कोई, और मन की दुविधा मानकर भय एक से दोई। ठीक है कि दोनों एक ही हैं, ठीक है ना, दोनों की कोई अलग अलग दशाएं नहीं है, लेकिन मन की दुविधा मानकर दोनों एक से दो हो चुके हैं। ये बनारसी दास जैन की पंक्तियाँ हैं दोस्तों, ये जैन है ये, और इन्होंने जो पहली हिंदी की आत्मकथा लिखी है जो ब्रजभाषा में लिखी थी, ये पहली आत्मकथा लिखने के जो श्रेय है वो बनारसी दास जैन को जाता है। इनके नाम है अर्धकथानक। ठीक है, अर्धकथानक इनकी आत्मकथा का नाम है। अब आप कन्फ्यूज हो कि अर्धकथानक तो दोस्तों नगेंद्र ने भी लिखी है दोस्तों, तो नगेंद्र ने लिखी है उसका नाम है अर्धकथा, अर्धकथा ओनली। लेकिन जो नगेंद्र की आत्मकथा है वो है अर्धकथा, और बनारसी दास की जैन की है वो है अर्धकथानक। 17वें का उत्तर हो जाएगा 4। 18वां प्रश्न देखते हैं, आसान प्रश्न है दोस्तों 18 तो, कि पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। ये आप सबको पता ही है, कर्ण का दुख है दोस्तों ये। अब कर्ण के ऊपर जो सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है वो रश्मि रथी मानी जाती है, 1952 में लिखी थी दोस्तों, ये दिनकर की रचना है रश्मि रथी। तो ए में 3 हो जाएगा, ए में 3 एक में भी और चौथे में भी है। न कुछ कह सकी अपनी, न उन्हीं की मैं कुछ पूछ चुकी बहस है, कि न मैं कुछ कह सके। अब देखो दोस्तों इसमें स्त्री का एक संवाद दिया हुआ है कि न कुछ कह सकी, और हम सबको पता है कि चारों ऑप्शन में जो साकेत रचना है ना दोस्तों, साकेत, उसे में स्त्री यानी कि उर्मिला के संवाद दिया हुआ है। उर्मिला के ऊपर लिखी गई है रचना, मैथिली शरण गुप्त की है, महाकाव्य है दोस्तों ये। तो बी में हो जाएगा 1, तो बी में हो जाएगा 1। ठीक है, तो ए में 3, बी में 1, सी में 4। तोड़ दो ये क्षितिज मैं भी देख लो उस ओर क्या है, सांदे गीत, सबको पता है दोस्तों, महावीर देवी वर्मा की रचना है ये। और जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, मैं गीत बेचता हूँ। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र के गीत फरोश। तुम्हारा उत्तर 1 हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, 19वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, कि सरदार पूर्ण सिंह के निबंध कौन कौन से हैं। यहाँ पे दोस्तों बहुत लोग फंसे होंगे, सबने पढ़ा होगा, पवित्र भी है, आचरण की सभ्यता भी है। ठीक है, इधर से कन्यादान सबने पढ़ा होगा, वीरता भी सबने पढ़ा होगा। ठीक है,
और एक वो अंग्रेजी नाम पे था वो, तो वो सबने पढ़ा होगा, ठीक है। इसके अलावा मजदूरी और प्रेम ये सबने पढ़ा होगा। तो बोला यार ये दो तो हमने पढ़े हैं बी और सी, और ये बाकी कहाँ से आ गए ए डी ई। तो दोस्तों आपने सबने, किसी भी तरह नहीं पढ़ाया होगा आपको ये, पर जो नैनों की गंगा है ना उसी का दूसरा नाम कन्यादान है, या फिर कह सकते हैं कि कन्यादान का दूसरा नाम जो है ना वो नैनों की गंगा है दोस्तों। इसलिए यहाँ पे सही उत्तर ए बी सी हो जाएगा हमारा, ए बी सी। ये तीनों के तीनों निबंध सरदार पूर्ण सिंह निबंध, पूर्ण सिंह के हैं। कहा जाता है कि सरदार पूर्ण सिंह ने 6 निबंध लिखे हैं टोटल, ऐसा ही हम ज़्यादातर पढ़ते हैं। 20वां प्रश्न देखते हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं सुसाध्य और आशुफलदायिनी कहा है। लाखों बार पंक्तियाँ एग्जाम में आई है दोस्तों, ये रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कथन है ये रामचरितमानस के उत्तरकांड के बारे में। 21वां प्रश्न देखिए, याद रखिएगा सुसाध्य और आशुफलदायिनी बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है और आगे भी आ सकती है। सुसाध्य और आशुफलदायिनी याद रखना। आशुफलदायिनी रामचरितमानस के उत्तरकांड को रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। दोस्तों प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हो अगर, तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, अपने मित्रों तक इनको शेयर कर सकते हैं। आज के टाइम पे हिंदी साहित्य के प्रश्न डिटेल में सॉल्यूशन करवाना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाना, ये बहुत कम यूट्यूब चैनल पे मिल पाता है दोस्तों, ठीक है। तो हमारा यही यहाँ पे उद्देश्य रहेगा कि जितने भी एग्जाम होते हैं ना, चाहे वो कर्नाटक के अंदर हो, चाहे केरल के अंदर हो, चाहे हिमाचल प्रदेश के अंदर हो, चाहे गुजरात के अंदर हो, फिर वहाँ पर वो सेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वहाँ पे वो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, उनको हम आपके सामने प्रस्तुत करें, आपको पता चले कि किस प्रकार के प्रश्न उनमें आते हैं और आप डिटेल से उनको समझ सको दोस्तों, ठीक है दोस्तों। 21वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 21वां प्रश्न क्या कहता है, बड़ा आसान प्रश्न है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, कि निम्नांकित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। कि पहले कौन सा प्रकाशित हुआ है। देखो दोस्तों, नाम पढ़ने से लग रहा है कि ये सारी सारी रचनाएं नाम और सिंह की आपने पढ़ा होगा सब कुछ। दूसरी परंपराई खोज, इतिहास और आलोचना, कविता के जमीन और जमीन की कविता, कविता के नए प्रतिमान, आलोचना और विचारधारा। देखो दोस्तों, हमें याद होना चाहिए, अगर आपको कोई भी चीज़ क्रम से लगानी है और आपको याद नहीं हो रही ना दोस्तों, तो सबसे पहले ऐसे याद करो आप कि एक तो समय ले लो 1900 वाला, एक समय ले लो अपना देश आज़ाद हुआ था 1947 ये वाला, उसके बाद समय ले लो 1950 एकदम जो मोटे मोटे समय है ना ये ले लो 3-4, और एक समय ले लो अपनी डेट ऑफ बर्थ का। आपकी डेट ऑफ बर्थ 1990 से 2000 के बीच में होगी, अब जो भी होगी मतलब आप, मैं बता सकता हूँ, ठीक है ना। अब इन तीनों चारों डेटों को पकड़ लो, जिनको मतलब रट लो, ठीक है ना, कि ये डेट से मैं इनसे लगाऊंगा। अब मैंने कैसे दोस्तों बताया कि जैसे इसमें पहली जो रचना है ना नाम और सिंह की, वो पहली रचना है हिंदी इतिहास और आलोचना। तो कैसे याद किए कि इतिहास हमारा कब दोहराया गया था, दोबारा 1947 में दोहराया गया था दोस्तों। 1947 में दोहराया गया था ना, क्योंकि उस 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, है ना। उस टाइम पे हम ब्रिटिश सरकार से आज़ाद होकर हमने एक स्वतंत्र अपनी सत्ता स्थापित की थी। लेकिन जो इतिहास और आलोचना है, कब पुस्तक लिखी कि इतिहास और आलोचना, हमारी आलोचना होने लग गए, अब हम नई नई चीज़ें को खोजने लग गए। आलोचना का मतलब दोस्तों बुरा ही नहीं होता, अच्छाई के पक्ष में भी होता है। तो 10 साल लग गए भाई, 10 साल बाद, है ना। तो इतिहास और आलोचना प्रकाशन हो जाएगा 57। तो सबसे पहले तो बी आएगा, तो या तो बी में 1 होगा या 4 होगा, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद हमको पता है कि इसके बाद मैंने जो याद किया था जिस हिसाब से, कि कविता के नए प्रतिमान, ठीक है। एक तो मैंने बताया दिया था कि नई कविता के प्रतिमान वो लक्ष्मीकांत की रचना है, और जो कविता के नए प्रतिमान है वो 68 में है। लगभग 11 साल बाद हम कोई भी नई चीज़ करते हैं तो 11 रुपये चढ़ाते हैं ना भगवान को, तो उसके 11 साल बाद 68 में कविता के नए प्रतिमान 68 में आया था, ठीक है। उसके बाद दूसरी परंपराई खोज, दूसरी में दो वैसे ही आ रहा है, तो 82 की रचना है दो, वैसे दूसरी में दो आ रहा है तो 2 से याद कर लो। दूसरी परंपराई खोज 82 में है दोस्तों। उसके बाद फिर ये बाकी रचनाएं कविता की जमीन और जमीन की कविता, आलोचना और विचारधारा। तो ये दोस्तों इनके जो विभिन्न प्रकार के आलेख, विभिन्न प्रकार के भाषण है ना, उनका संग्रह है, बाकी रचना है। तो उसके बाद सी आएगा और ए आएगा और ई आएगा, उसके बाद तो BDACE। बहुत सारे लोगों को BDA वाला क्रम जरूर याद होगा, मुझे पता है, CA वाला कंफ्यूज होगा, तो ये BDA भी अगर याद है ना आपको, आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 22वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। इनको मिलान करना है कि कौन सी रचना किन्होंने लिखी, ठीक है। ये दोस्तों वही है जिन्होंने मतलब पुनर्जागरण में, नवजागरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के थे, मराठी भाषा को महत्व दे सकते थे, परंतु इन्होंने हिंदी के लिए जो प्रयास किए हैं वो वाकई में सराहनीय है। और एक जो फ़ॉन्ट है वो तो तिलक के नाम पे ही है दोस्तों, आपको याद होगा, जो आप पढ़ते हो ना तिलक फ़ॉन्ट जो पढ़ते हो कंप्यूटर में, वो बाल गंगाधर तिलक के नाम पे ही है। तो देश का धन बात करें अगर, देश का धन, तो ऐसे ट्रिक से याद करना, देश का धन राधा मोहन, देश का धन राधा मोहन। तो पहले का तो 3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, पहले का 3, ठीक है, पहले में 3 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है गुलामगिरी। कौन गुलामगिरी, तो ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले हम नाम सुनते हैं ना दोस्तों, इन्होंने और इनके
मतलब दोनों ने, दो पति पत्नी दोनों ने मिलके जो महिलाओं की शिक्षाओं के लिए और आज़ाद भारत के पहले बहुत ऐसे काम किए थे जो वाकई में सराहनीय हैं। तो गुलामगिरी जो रचना है वो है ज्योतिबा फुले की, ठीक है। तो दूसरे में हो जाएगा चौथा, ठीक है, 3 4। उसके बाद अगर मैं अगली बात करूँ तो स्त्री पुरुष की तुलना, तो स्त्री पुरुष की तुलना किसने की है दोस्तों? ताराभाई शिंदे ने। किसने की है स्त्री पुरुष की तुलना? ताराभाई शिंदे ने, ठीक है। कितने और ताराबाई है ना, ताराबाई ने स्त्री पुरुष की तुलना की है, तो ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष की तुलना। और गीता रहस्य सबको पता होगा। सॉरी दोस्तों, सबको पता होगा गीता रहस्य लिखने वाले जो है, गीता रहस्य बहुत महत्वपूर्ण रचना है, काफ़ी बार इसका जिक्र सुनते हैं हम विभिन्न आख्यानों में। तो इसके रचनाकार है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। इन्होंने गीता की एक प्रकार से प्रवृत्ति मूलक व्याख्या की है, न कि निवृत्ति मूलक, ठीक है। 3 4 2 1 इसका आंसर है, 3 4 2 1, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न देखते हैं, आसान प्रश्न नहीं है। भोला राम का जीव एक व्यंग्यात्मक कहानी है सत्ता के ऊपर, जो लाल फीताशाही जो सत्ता होती है दोस्तों, उसके ऊपर व्यंग्य कसने वाली बहुत ही मार्मिक कहानी है ये। हरिशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित, ये हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है कि भोला राम का जीव कहानी के अनुसार भोला राम को रिटायर होने के कितने वर्ष बाद तक पेंशन न मिली थी? 5 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 5 वर्ष तक इसको पेंशन नहीं मिली थी भोला राम को। पढ़ी होगी आपने, कहानी पढ़नी चाहिए, बहुत आसान मतलब बढ़िया कहानी है, बहुत अच्छी मज़ेदार एकदम, बिल्कुल आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से सत्ता के लोग गरीब लोगों को परेशान करते हैं। देश की बात निबंध के लेखक कौन है दोस्तों? आप सबने प्रताप नारायण मिश्र के निबंध पढ़े होंगे, मैत्रेय शरण गुप्त के, महावीर प्रसाद द्विवेदी के, भारतेंदु हरिश्चंद्र के। कन्फ्यूज हुए होंगे बहुत सारे, क्योंकि देश की बात निबंध नहीं पता चलता आपको। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है दोस्तों ये। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो निबंध लिखा है देश की बात, ठीक है। एक याद रखना, संपत्ति शास्त्र एक रचना है जो साहित्य से संबंधित रचना नहीं है, वो अर्थशास्त्र से संबंधित रचना है, याद रखना आप। संपत्ति शास्त्र, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखी वो रचना संपत्ति शास्त्र। अगला प्रश्न देखिए, आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है? इस प्रश्न का भी कोई मतलब नहीं है दोस्तों, क्योंकि नाटक इतना बड़ा होता है, नाटक के अंदर सारे पात्र होते हैं, और उसमें से भी फिर जो महत्वपूर्ण पात्र है वो है विलोम, कालिदास और मल्लिका। ये मोहन राकेश का नाटक है आषाढ़ का एक दिन। अब पतंजलि का उल्लेख किसने किया है? ये संगिनी ने किया है दोस्तों, संगिनी ने। जब आप नाटक पढ़ेंगे तो पता चलेगा। लेकिन जैसे कि बड़ा उपन्यास हो गया, बड़ा नाटक हो गया, तो इनमें से ऐसे प्रश्न पूछना तो मुझे ठीक नहीं लगता, पर जैसी एग्जाम वालों के सोच उनसे हम कुछ नहीं बोल सकते दोस्तों। साथ में अगर कहानी से ऐसे प्रश्न पूछे तो कोई तत्व बनता भी है, परंतु नाटक में से मुझे सही नहीं लगता। पर ठीक है दोस्तों, अब अगर आपका गलत होगा तो हो सकता है और लोगों का भी गलत हो। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, अगर एक गलत प्रश्न आपका सही गलत होता है, मतलब एक कठिन प्रश्न, अगर एक कठिन प्रश्न आपका गलत होता है, तो आप मुश्किल से 10-20 लोगों से पीछे होते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोगों से पीछे होते हो। सरल प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। सरल प्रश्न अगर गलत होता है तो आप 1000 बच्चों से पीछे हो जाते हो दोस्तों, 500 बच्चों से पीछे हो जाते हो अपने आप ही, ठीक है ना। अगर ये वाला पेपर जब हार्ड आया था, इसकी कट ऑफ भी कम गई थी। मेरे ऐसे ऐसे दोस्त जिनको नेट होने की आशंका नहीं थी, उनका JRF हुआ इस पेपर में। तो निश्चिंत रहिएगा, आप ऐसे मत सोचिएगा एकदम, बिल्कुल खुद को डीमोटिवेट मत करना, बस बिंदास होकर अपना 100% दो आप, तो है ना। 26वां प्रश्न देखते हैं, बड़ा आसान प्रश्न, सबने पढ़ा होगा। 1915 में एक कहानी आई थी प्रथम विश्व युद्ध पे आधारित, जिसने मतलब अपने समय की बहुत ज़्यादा आगे की कहानी, पूर्व दीप्त शैली पे आधारित, जिसे फ्लैशबैक शैली बोलते हैं दोस्तों। चंद्रधर शर्मा गुलेरे की कहानी यही है। इसमें कुड़माई शब्द आता है कि तेरी कुड़माई हो गई, बोला नहीं, ऐसा है बिल्कुल, हाँ हो गई, यूँ बोलती है वो, जो स्त्री पात्र होती है, बालिका होती है छोटी सी। तो कुड़माई का मतलब होता है मंगनी, तो पहले मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक घुमाओ, घुमाओ क्या होता है? जमीन का नाप, है ना, जमीन का नाप आता है इसमें एक जगह। घुमाओ शब्द का इस्तेमाल, खोते, आप सबने सुना होगा, खोते दा पुत्र, यानी कि गधा बोलते हैं, 241 पंजाबी भाषा में। और तिमियो या तिमी, इसका मतलब होता है स्त्री या स्त्री, ठीक है। तो लास्ट में हो जाएगा 3, तो 2413 इसका आंसर हो जाएगा, 2413, यानी कि तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर तुलसीराम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है। अब देखो, जब पाठ्यक्रम में लगी हुई है ये चीज़, तो ऐसा है कि डॉक्टर तुलसीराम की जो आत्मकथा है ना, मुर्दहिया, उसके अंदर की बात है। ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन की जो नेतृत्व किया है वो किया तेज बहादुर सिंह ने, याद रखना, तेज बहादुर सिंह ने। आपको कहीं पे ऐसे मतलब ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये तो क्या हो ना, हमें पात्र तो हम पढ़ते ही हैं कि इतने सारे पात्र हैं, तो उन पात्रों से संबंधित अगर हमने एक एक लाइन भी पढ़ ली ना कहीं से भी, या तो उपन्यास से, या जो हमारा आत्मकथा है वहाँ से, या कोई ऐसा ही यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलती दोस्त ऐसी चीज़ें, सही कर रहे हो आप, न किसी वेबसाइट पर ऐसी चीज़ें मिलती है, पर आपको खोजना ही पड़ेगा दोस्तों, ऐसा है बिल्कुल। अगर आप
पूरा पढ़ लो या फिर कुछ ऐसी तरीके से ट्रिक अपनाओ कि एक एक पात्र तो जान लो, साथ में उस पात्र की एक एक चित्र अपना दिमाग में बसा लो कि वो पात्र किस चीज़ से संबंधित है। तो ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन इतना भी पढ़ते हैं वो तेज बहादुर वहाँ नाम मिल जाता है आपको, और वहाँ दिया हुआ है ये, ठीक है। 2010 इसका प्रकाशन वर्ष था। मूर्धइया की है ये कहानी। निम्नलिखित में से अर्धसमृद्ध स्वर कौन से होते हैं? अर्धसमृद्ध जिसमें आधा गोला निकलता है, मतलब जो हम मुंह खोलते हैं तो मुंह आधा खुलता है। ए और ओ जो है ना वो आधा, छोटा ए वाला ए और छोटा वाला ओ, ये दोनों के दोनों अर्धसमृद्ध स्वर है दोस्तों। भारत दूरदर्शन नाटक में मंचों पे आने का सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले भारत आता है दोस्तों, सबसे पहले भारत, सबसे पहले ये याद रखना ट्रिक से कि मान लो भारत हमारा सबसे पहले है, ठीक है। फिर हमारा भारत दुर्देव है, ठीक है। फिर भारत के बाद भारत, फिर से भारत दुर्देव। तो पहले भारत फिर उसके बाद ये, तो देख लो दोस्तों, ई पहले है फिर सी बाद में है, ई पहले है सी बाद में है, ये रहा, ठीक है। ई सी बी ए और डी, ठीक है। तो ई फिर भारत दुर्देव, फिर उसके बाद बी है, रोग आएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आलस्य आएगा, रोग हुआ तो आप आलस्य में जाओगे और उसके बाद माजिरा का सेवन करोगे तो DECBAD, ठीक है। 29वां प्रश्न हो चुका है। 30वां प्रश्न देखते हैं। भारत दुर्दशा आपको पता होगा, इसे 1880 इसका प्रकाशन वर्ष है और लगभग 81 में छपा था अपना अंधेर नगरी, भारतेंदु का नाटक है। 30वां प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों कि भारतेंदु के निबंध कौन कौन से हैं? पढ़ा होगा आपने भारतेंदु के निबंधों के बारे में अच्छे खासे। एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ आपको। एक प्रश्न बड़ी बार आता है कि भारतेंदु युग की मुख्य प्रवृत्ति क्या है? ऐसा है बिल्कुल, जो मुख्य प्रवृत्ति है ना, जिसमें मतलब भारतेंदु युग को जाना जाता है, वो निबंध है दोस्तों, ठीक है ना। कि भारतेंदु युग मूल की सबसे मुख्य प्रवृत्ति है वो निबंध है। लेकिन प्रश्न आ जाए कि भारतेंदु की खुद, जो भारतेंदु काल में जो भारतेंदु ने जो रचना की है, उनका प्रमुख विधा कौन सी है? तो उनकी प्रमुख विधा है नाटक। नाटककार के नाम में ज़्यादा जाना जाते हैं। नाटककार में सशक्त विधा जो उनकी थी वो नाटक विधा थी, याद रखना दोस्तों। दोनों बातों को अंतर समझो आप। भारतेंदु के निबंध बताने कौन कौन से हैं? वैष्णव और भारतवर्ष आपने पढ़ा ही होगा, जाहिर सी बात है। लेवी प्राण लेवी, वह भी अपन उसका नाम पढ़ते ही हैं। और भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है? ACE, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, सिलेबस में लगा हुआ है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? अगर किसी का एक भी निबंध लगा हुआ है, एक भी उपन्यास लगा हुआ है, तो हमको उस रचनाकार की सारी रचनाएं पता होना चाहिए। और खास करके जिस आदमी के नाम पे पूरा युग है दोस्तों, भारतेंदु युग, और भारतेंदु के बारे में पता नहीं है, तो फिर ये हमारी ही गलती है। ACE इसका सही आंसर है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। इसके लिए इस पर निश्चिंत रहो आप, ठीक है ना। तो इसमें तो अगर आप चाहो ना तो ऐसा कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ बैठ कर उसको रटना याद करवाओ। 4 कराए फिर 4 का क्रम पूछो उससे दोस्तों, फिर 4 करवाओ। मतलब ऐसे ऐसे टीचर्स है दोस्तों जिनको को 100 रचनाएं ना, तो 100 की 100 रचनाएं याद हैं। और हम भी तो आगे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे ना, नेट क्वालिफाई करके PhD करेंगे, तो क्यों ना हम हिंदी के लायक खुद को बना ले, हम भी मतलब इतने पात्र बन जाएं कि हिंदी हम पर गर्व करे। 31वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। वे हत्यारे गांव के मुखिया हैं, है ना, गरीबों का खून चूसने वाले। वे हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले। सूद ब्याज डेडी सवाई नजर नजराना घूस घास जैसे भी हो गरीबों को लूटो। उस पर सुराग चाहिए। सुराग का मतलब होता है स्वराज चाहिए। बस ऐसे पता चल रहा है कि कोई मतलब आधी पढ़ी लिखी हुई या फिर अनपढ़ टाइप से कोई बोल रहा है। चाहिए जेल जाने से सुराज नहीं मिलेगा। सत्ता पे एक प्रकार से व्यंग्य करते हुए ये पंक्तियाँ कही गई है। ये पंक्तियाँ गोदान उपन्यास की है। सुराज मिलेगा धर्म से न्याय से, ठीक है। गोदान उपन्यास का ये कथन किसका है? 1936 में छपा हुआ सबसे महत्वपूर्ण कालजयी उपन्यास था ये। धनिया की पंक्तियाँ हैं दोस्तों, ये जिसने भी उपन्यास पढ़ा होगा, आसान पंक्तियाँ है, आसान प्रश्न है ये, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 32वां प्रश्न। प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग एक ही छंद में रचा गया, उसका नाम है द्रुत विलंबित। जो प्रथम सर्ग है वो द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित छंद का मतलब होता है द से शुरू हो रहा है, द का मतलब द्वादश, द्वादश का मतलब होता है 12 वर्ण। मेरी बात सुनना दोस्तों कि मात्रिक और वर्णिक दो प्रकार के छंद होते हैं। शार्दुल, विक्रीडित, द्रुत विलंबित, मंदाक्रांतर, वसंत तालिका। चारों के चारों शब्द वार्णिक है दोस्तों। वो छंद जो है वार्णिक छंद है। वार्णिक छंद में वर्णों को गिना जाता है। जैसे राम, राम के अंदर कितने वर्ण है दोस्तों? 2 वर्ण है। लेकिन मैं पूछूं मात्राएं कितनी है, तो मात्राएं 3, 2 और 1, 2 इसमें है और 1 इसमें है। तो मात्रिक छंद अलग होते हैं और वार्णिक छंद अलग होते हैं। तो द्रुत विलंबित छंद जो है उसमें प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग रचा हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। 1914 में लिखी गई ये रचना है और ये अयोध्या सिंह अरियोध की है दोस्तों, आपको पता होगा ही, सही है ना। भारतीय जब लोकतंत्र की आलोचना, ठीक है। भारतीय लोकतंत्र के सत्ता की लोक आलोचना करने वाला नाटक का युग्म कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बकरी और महाभोज, क्योंकि महाभोज में भी वही राजनीति वाली बात कही गई है और बकरी में भी एक प्रकार से व्यंग के माध्यम से बात कही गई है कि किस प्रकार से गांधी की बकरी बना के
चीज़ों को पेश किया जाता था, है ना, जिसमें 3 प्रमुख पात्र होते हैं, सत्यवीर, कर्मवीर और दानवीर। ठीक है, और महाभोज तो आप सबने मतलब पढ़ा ही होगा, 1979 में लिखा गया। ये मन्नू भंडारी का प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसके अंदर बिंदा और बहुत सारे पात्र होते हैं, विशेषर, ये सब, है ना। 34वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 34वां प्रश्न क्या कहता है? 34वां प्रश्न में ये दोस्तों वो राइटर दे रखे हैं जिन्होंने मतलब इन जो कवि है ना, इन कवियों के ऊपर काम किया है, जैसे कि उनके ऊपर या तो उनके किसी चीज़ को प्रकाशित किया है, या फिर कहीं ना कहीं उनके ऊपर कुछ लिखा है ना, या तो उनकी रचनाओं का प्रकाशन किया है। ठीक है, तो जैसे विद्यापति की बात करूँ तो विद्यापति यानी कि शिव प्रसाद सिंह, विद्यापति की रचनाओं को, विद्यापति की जो रचना थी उसके अध्येता थे मतलब शिव प्रसाद सिंह। ठीक है दोस्तों। सूरदास के कौन थे? सूरदास के थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा, जो सूरदास नाम से रचना है और सूरदास के अध्येता है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बिहारी की, तो बिहारी की अब बच्चन सिंह हो सकता है या इमरे बंगा हो सकता है दोस्तों। ठीक है ना, लेकिन हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ऊपर भी पढ़ा था कि गणानंद के इमरे बंगा थे। ठीक है ना, तो बिहारी के तो है बच्चन सिंह, बिहारी पर जो काम किया है अध्येता है बिहारी के वही बच्चन सिंह। तो 413 किस में है दोस्तों? 4 नहीं सॉरी 2412, क्योंकि सी में 2 है ना, तो 4123। तो तीसरा वाला आंसर सही हो जाएगा, गणानंद का हो जाएगा इमरे बंगा। तो गणानंद के अध्येता कौन है? इमरे बंगा है दोस्तों, याद रखिएगा। तो विद्यापति के शिव, क्योंकि विद्यापति तो खुद शिव दर्शन से प्रभावित थे ना, ऐसे याद कर लो, विद्यापति के शिव, सूरदास हजार, बिहारी बच्चन, गणानंद इमरे बंगा। मेला आंचल के अनुसार बावनदास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या नाम दिया था? मेला आंचल उपन्यास। ठीक है, मेला आंचल उपन्यास 54 में छपा था। ये फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है, बहुत महत्वपूर्ण है। बावनदास की जब मृत्यु हो गई थी, मृत्यु स्थल को इन्होंने चैथरिया पीर के नाम से, ठीक है ना, चैथरिया पीर नाम कर उस स्थान को नाम दे दिया था, चैथरिया पीर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है अगला प्रश्न। तीसरी कसम कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध 2 कंपनियों से होता है। ठीक है, हर बार तीसरी कसम के पात्र भी पूछता है ये दोस्तों, महत्वपूर्ण कथन आता है, कहानी है, अब कहानी तो हमें याद होनी चाहिए, महत्वपूर्ण तथ्य है। तो मथुरा मोहन कंपनी, रोहता कंपनी, याद रखिएगा, मथुरा मोहन और रोहता कंपनी। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है ये भी, तीसरी कसम भी। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता स्वतः स्फूर्ति अभिव्यक्ति है, एकदम सही बात है। और कोलरिज के अनुसार रम्य कल्पना केवल स्मृति पर निर्भर है, जबकि कल्पना और प्रेरणा आदि अनेक स्रोतों से सामग्री संचय करती है। दोनों कथन एकदम सही है दोस्तों, दोनों कथन सत्य है, पहला और दोनों। याद होना चाहिए आपको, कोलरिज का जो सिद्धांत था उसका नाम भी रम्य कल्पना का सिद्धांत था, यानी कल्पना का सिद्धांत था। तो जो रम्य कल्पना है ना, स्मृति पर आधारित है, जो हम याद रखते हैं, और कल्पना जो होती है ना, जबकि कल्पना नॉर्मल कल्पना वो प्रेरणा और अवधारणा आदि इनके स्रोतों पर सामग्री संचय करती है। 38वां प्रश्न कहा करता है, देखते हैं। रामकृष्ण और शिव के व्यक्तित्व, समाजवादी चिंतक, जो हमारी चौथी यूनिट है ना, उससे संबंधित प्रश्न है। राम मनोहर लोहिया इसका आंसर है लोग। ठीक है, रामकृष्ण और शिव के व्यक्तित्व पर आधारित है। ठीक है, यूजीसी नेट की चौथी यूनिट से संबंधित क्वेश्चन नहीं है, राम मनोहर लोहिया इसका आंसर होगा। हर बार राम मनोहर लोहिया से संबंधित प्रश्न आता है, गांधी से संबंधित प्रश्न आता है, अम्बेडकर से संबंधित प्रश्न आता है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 20वीं शताब्दी में भारतीय काव्यशास्त्र संबंधी कोई पुस्तक नहीं लिखी है दोस्तों? राममूर्ति त्रिपाठी ने लिखी है, बोलाशंकर व्यास ने लिखी है, शुक्ल जी ने तो लिखी है। रामविलास शर्मा बहुत बड़े मार्क्सवादी आलोचक है, इन्होंने कोई भी पुस्तक काव्यशास्त्र से संबंधित नहीं लिखी है दोस्तों। तो चौथा हमारा सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा। ठीक है, उठ गए आज बापू, रह गया झंडा हमारा। ठीक है, ये जो पंक्तियाँ ये है अपने क्या भूलूं क्या याद करूं, जो कि हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। उठ गए आज बापू हमारे, झुक गया झंडा हमारा। ठीक है, तो ए में तो ये हो गया 3। अब देखो दोस्तों, दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? सोने की थारी में जेवना परोसो, रामा जेवना न जेवे हमारे बलमा। आपको पता होना चाहिए कि जो इन सारों ऑप्शन में से जो मुर्दैया है ना, एक प्रकार से ग्रामीण संस्कृति दलित से संबंधित आत्मकथा है, और जो भाषा है ना, सोने की थारी में, ठीक ग्रामीण जैसी लग रही, तो बी में 4 तो वैसे ही हो जाएगा दोस्तों। तो देखो अब बी में 4 इन दोनों में ही है, तो ए में 3 तो वैसे आपको पता चल गया कि ए में 3 होगा। ठीक है, ए में 3 इन दोनों ऑप्शन में है, तो ए में 3 तो आपको वैसे टिक से पता चल गया कि या तो ए में 3 होगा, क्योंकि बी में 4 होगा, क्योंकि मुर्दैया दलित से संबंधित आत्मकथा है, और जो भाषा है इनकी लग रहा है कि गाँव टाइप की भाषा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, कि इसमें तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, जो है तुलसी गंग दोनों भय सुकविन के सरदार, और तिनके काव्य में मिली भाषा विविध प्रकार। एक प्रकार से पुरानी संस्कृति की बात की जा रही, तुलसी और गंग दोनों मतलब सुकवियों के भी सरदार है, कवियों के भी सरदार एक, उनके काव्य में भाषा अनेक प्रकार की मिलती है।
ऐसे पता चल रहा है कि इनके ये पंक्तियाँ ही आवारा मसीह की नहीं हो सकती, ये संस्कृत के 4 अध्याय की पंक्तियाँ हैं ये, ठीक है ना, संस्कृत के 4 अध्याय जो कि दिनकर की रचना है, इसके लिए इनको पुरस्कार भी मिला है साहित्यकार में। और जीवन मंथन से निकला विष वह जो तुमने पान किया, और अमृत हो बाहर आया उसे जगत को दान किया। आवारा मसीहा जो कि विष्णु प्रभाकर की जीवनी है शरद चंद्र के ऊपर, तो डी का हो जाएगा 2 दोस्तों। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा 3 वाला, ठीक है। तीसरा इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए में 3, बी में 4, सी में 1, डी में 2, ठीक है। बहुत ध्यानपूर्वक पेपर को करना पड़ता है दोस्तों, आजकल स्तर जो है वो अच्छा खासा बढ़ चुका है इसका, है ना। कोई दिक्कत नहीं, पर आप पढ़ने वाले हैं मुझे पता है बिल्कुल, है ना। आप आराम से ऐसे सीखते हुए काम करेंगे। आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। आलोचना, समालोचना, ऐसी समालोचक हो गई, सरस्वती हो गई, आपको मुझे पता है इन सब पत्रिकाओं के बारे में पढ़ा होगा आपने, और अब पढ़ना भी चाहिए आपको दोस्तों इनके बारे में। ज़्यादा नहीं, कुछ 25-30 ऐसी पत्रिकाएँ हैं जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमको याद होना चाहिए दोस्तों कम से कम, है ना। तो अरुण कमल, परमानंद श्रीवास्तव, नामवर सिंह, तीनों के तीनों तो इससे संबंधित है, लेकिन कमला प्रसाद इससे संबंधित नहीं है। तो ये आलोचना पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं, याद रखिएगा। 42वां प्रश्न क्या कहता है कि भक्ति आंदोलन पर किस कवि ने गंभीरता से विचार किया है। मुक्तिबोध इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। भक्ति आंदोलन पर जो किस कवि ने गंभीरता से विचार किया, इसका उत्तर हो जाएगा मुक्तिबोध, ठीक है। 43वां मुक्तिबोध वही है जिनका अपने फिर जो पसंदीदा कविता मेरे इसमें लगी हुई है सिलेबस में, अंधेरे में, भूल गलती, ब्रह्मा राक्षस। निम्नांकित नाटकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है दोस्तों। तो देखते हैं, राजश्री, एक तो राजश्री है, ठीक है। पता चल रहा है हमको कि ये कहीं ना कहीं ये प्रसाद का नाटक है, एक प्रकार से हमने पढ़ा होगा, तो प्रसाद वाले समय का नाटक हो गया ये। चरणदास चोर हमको पता ही है हबीब तनवीर का नाटक है, ठीक है। हबीब तनवीर ने, जो कि आधुनिक काल के बाद में, जैसे कि 1954 के आसपास उनका हमने वो पढ़ा था, वो नाटक मुझे याद नहीं आ रहा जो अभी सिलेबस में भी है ना, आगरा बाजार, ठीक है, हबीब तनवीर का। अब भारत सौभाग्य, हम क्या करते हैं दोस्तों, जब भारत हिंदू काल पढ़ते हैं ना, तो भारत उस टाइम पे लिखे गए हैं ऐसे, निस्ताय हिंदू, भारत सौभाग्य, ठीक है, और इधर से और भी जो भी विभिन्न प्रकार के नाटक है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, जब निस्ताय हिंदू, आदर्श हिंदू, ठीक है ना, ये इन प्रकार की रचना वो याद कर लेते हैं बार बार। लेकिन ये भारत सौभाग्य भी वहीं लिखा हुआ रचना है, तो ये भारत हिंदू युग की रचना होगा, तो सी तो पहले वैसे ही हो गया, ठीक है ना, भारत हिंदू युग के हिसाब से, है ना। तो सी तो या तो दूसरे में होगा, चौथे में होगा, ठीक है ना। उसके बाद ए खुद ने दे रखा है क्योंकि प्रसाद की रचना है ये, ठीक है। सी के बाद हो गया अपने ए, ठीक है, सी फिर ए हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा पहला राजा जो रचना है ना, पहला राजा किसकी रचना है ये, जो अपने जगदीश चंद्र माथुर है ना, उनकी रचना है ये, ठीक है। तो सी ए फिर ई हो जाएगा, उसके बाद सी ए ई क्रम के अनुसार, फिर चरणदास चोर, फिर उसके बाद आधुनिक काल के बहुत बाद में बटोही रचना हो जाएगी। तो सी ए बी ई डी, सी ए ई बी डी, सी ए बी ई बी डी, ठीक है ना। तो सी ए ई बी डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों, नाटकों का प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार सी ए ई बी डी, ठीक है। तो 43 का आंसर चौथा हो जाएगा दोस्तों। अंधेरे में कविता में पागल के द्वारा गाए जाने वाले गान की पंक्तियां हैं, ठीक है, अंधेरे में। अब इसका बताते हैं दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम, ये भी सही है, पहला भी इसका सही है एकदम। जन मन करुणासी माँ को हंकाल किया, क्योंकि पागल है जो, जाहिर सी बात है ऐसी बात कर सकता है जो पात्र है ना। स्वार्थों के पहाड़ खड़े कर दिए, ये भी गलत है, ये तो नहीं है सही, ठीक है ना। विवेक को मार डाला, जबान बंद कर दी, ये भी सही नहीं है। अब जीवन क्या जिया, ये भी सही है। तो ए बी ई, जबकि अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, तो बहुत बार एग्जाम में आ गई है। तो ए बी ई इसका सही आंसर है ए बी ई। 45वां प्रश्न है, आ गया बाजार नाटक का प्रारंभ किस नज़म से होता है। शहर आशोभ, ये तो सबसे पहले दिया हुआ है, हो सकता है आप पढ़ोगे, तो शहर आशोभ इसका सही उत्तर होगा, शहर आशोभ, ठीक है। 46वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 46वां प्रश्न देखते हैं, इसमें हमको क्रम से जमाना है, क्रम में कोई दिक्कत नहीं है, आप सब याद रखिएगा दोस्तों। सबसे पहले सुकरात हुए थे, ठीक है, सुकरात के शिष्य हुए थे प्लेटो, याद रखिएगा। प्लेटो के शिष्य अरस्तु, याद रखिएगा। प्लेटो के शिष्य हुए थे सिकंदर, ये तो हो गया शिष्य गुरु शिष्य के क्रम, ठीक है। अब आता है जन्म के क्रम से, तो इनका जन्म पहले, फिर इसके बाद इनका जन्म। फिर से देख लेते एक बार, प्लेटो, फिर अरस्तु, फिर लॉन्जाइनस, ठीक है, ये तीन एक साथ आ जाएंगे। पहले 2वीं शताब्दी, 327 के आसपास और 400 के आसपास, ये 427 के आसपास और 384 ईसा पूर्व, 427 और 384 ईसा पूर्व,
ये तीन हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं फिर अभी बाद में। तो इसके पहले जो है ना 1770 में तो हम जन्म मानेंगे वर्ड्सवर्थ का, ठीक है। वर्ड्सवर्थ है इसमें, है ये रहा। तो सबसे पहले डी आ जाएगा इसमें, ठीक है, डी आ जाएगा। उसके बाद है कोलरिज और वर्ड्सवर्थ दोनों परम मित्र थे, तो 1772 में हो जाएगा कोलरिज का। तो कोलरिज सी हो गया, ठीक है। डी और सी, तो डी और सी किस में अपने इसमें देख लेते हैं। ये देखो दूसरे डी इसमें है, ठीक है। तो वर्ड्सवर्थ का तो हो जाएगा अपने 1770, ये वर्ड्सवर्थ, ठीक है। फिर कोलरिज 72, ठीक है। उसके बाद फिर बाकी और कवि आ जाएंगे, जैसे क्रोचे का लगभग 66-86 के आसपास जन्म है लगभग क्रोचे का, ऐसा है। लगभग क्रोचे का है 1866 के आसपास क्रोचे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इलियट का 1888 है, इलियट का 1888, तो इलियट क्रोचे के बाद आएंगे क्रम में देखा जाए तो। फिर आइए रिचर्ड्स है ना, आइए रिचर्ड जिन्होंने सिद्धांत दिया था, वो संप्रेषण का सिद्धांत दिया था, उनका 1893 है, ये याद रखा 1893 आइए रिचर्ड्स है। तो ये क्रम है, इनको याद रख लो, इसमें आपका काम चल जाएगा दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, जैसे पहले मैंने आपको एक प्रश्न कराया था ऊपर, जिसमें वो मैंने आपको बताया कि चरणदास जो है वो चरणदास चोर, वो उनका देख लेते हैं कौन सा प्रश्न था वो। चरणदास चोर जो कि उनकी रचनाएं ये हबीब तनवीर की, ठीक है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि चरणदास चोर जो रचना है ना वो हबीब तनवीर की, तो लेकिन जो कहानी है ना, मूल कहानी, वो मूल कहानी किसकी है, मूल कहानी है वो विजयदान दे था, कि जो राजस्थान के प्रसिद्ध एक लेखक है वो, उनकी कहानी है। तो उसी कहानी को फिल्माने के लिए, फिल्म करने के लिए ये रचना हबीब तनवीर ने लिखी थी, चरणदास चोर, ठीक है। एक रचना आ जाए अगर मिट्टी की गाड़ी, किसकी रचना है, मिट्टी की गाड़ी, ठीक है। बाकी आपने वो तो सुना ही होगा, आगरा बाजार पढ़ा होगा, मतलब अपने सिलेबस में मिट्टी की गाड़ी जो नाटक है, रचना है, ये भी हबीब तनवीर की है, ठीक है। चरणदास चोर भी नाटक रूपांतरण का ये प्रकाशन वर्ष 75 है, इसे इसका आपको याद होना चाहिए। मुझे अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि कम टाइम में क्या करो, टाइम ज़्यादा लेते हो समझाने में, इसलिए फिर मैं चीज़ों से बचता हूँ, ठीक है। राजश्री 15 में है, इसे प्रसाद का भारत सौभाग्य मैंने बताया प्रेमगन का नाटक है, इसका 1888 प्रकाशन वर्ष है, 1888 प्रकाशन वर्ष। ये तो समकालीन नाटक है, अभी का बात, मतलब 2000 के बाद प्रकाशित हुआ था, और 1969 इसका प्रकाशन वर्ष है, 1969 प्रकाशन वर्ष है पहला राजा का, जो कि जगदीश चंद्र माथुर का है। मैंने कई बार जगदीश चंद्र माथुर के नाटक को, तो कोणार्क नाटक है, कोणार्क का प्रकाशन वर्ष आपको 54 बताया होगा या 51 बताया होगा, ठीक है ना। तो ये इसके आसपास की कुछ किताबों में 54 दिया होता है, कुछ में 51 दिया होता है, लेकिन जो इसका सही है, जो अधिकतर मिलता है मान्य, वो 51 है, याद रखना। 1951 प्रकाशन वर्ष है कोणार्क का, ये आप याद रखिएगा। अगर मैंने कभी भूल चूक से कभी 54 बोल दिया तो आप 51 याद रखिएगा, ठीक है। वजह आसपास की डेट भी याद रहो तो चल जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, 47वां प्रश्न देख रहे थे। 47वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, 47 कि पूर्ण क्लासिक कृति वो जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति नहीं था, ठीक है। किसी भी मानव समाज की पूर्ण शक्ति नहीं तो मानव समाज से संबंधित एक सिद्धांत दिया था, संप्रेषण का सिद्धांत। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, सिद्धांत किसने दिया था, आइए रिचर्ड्स ने, ठीक है। आइए रिचर्ड्स 1893 में इनका जन्म हुआ था, 1893, ठीक है। आइए रिचर्ड्स इनका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में मिलान करना है। देखो दोस्तों, जो शुरू के वर्ण है ना, च वर्ण हो गया, जैसे मान लो क वर्ग में क, तो उसके बाद ख को छोड़ के ग, ये दोनों के दोनों अल्प प्राण है, उनके बचे हुए, इनके अलावा जो बच गए हैं ना वो सारे के सारे महाप्राण हैं। जैसे ख, जो उसका ख बच गया, उसका घ बच गया, और अण, ठीक है, ये महाप्राण में आ जाएगा, ठीक है। महाप्राण में जो अड ऐसे लिखते हैं ना, अण अण या अड जो भी पढ़ते हैं इसको, वो ऐसे लिखते हैं। तो महाप्राण, तो महाप्राण दोनों एक तो हो जाएगा ए में, तो ए में 4, तो ए में 4 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि महाप्राण ध्वनि ख है यहाँ पर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ घोष ध्वनि, सर्वप्रथम के जो दो वर्ण होते हैं शुरू के, वो होते हैं अघोष और बाद में होते हैं घोष। तो इनमें से हो गया घोष ध्वनि ज, ठीक है। ये हम क वर्ण से म वर्ण तक की बात कर रहे हैं, सिर्फ क से लेके म तक में ही ये महाप्राण, और ये वो उसके बाद अलग चीज़ें लागू होती कुछ कुछ चीज़ों पे, है ना। तो घोष ध्वनि हो गया ज, तो 4 के बाद 1 हो जाएगा, तो 4 के बाद 1 किसमें, तीसरे ऑप्शन में है 4 के बाद 1। तो पार्श्विक ध्वनि जो है वो ल को बोलते हैं, पार्श्विक ध्वनि, ये र ल वो, ये पार्श्विक ध्वनि में आती है जिनकी मतलब पीछे से आवाज़ आती है ना, जिन व्यंजनों की, पार्श्विक व्यंजन है, ल हो जाएगा। और लोडित व्यंजन, जो लोडित व्यंजन है उसका आंसर हो जाएगा र, ये याद रखिएगा आप। तो 4 1 2 3 इसका सही उत्तर होगा। 49वां प्रश्न देखते हैं, 49वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों।
कि विवेकानंद के कुछ कथन दिए हुए हैं विवेकानंद के, इनमें से कौन से कथन उनके हैं ना, और सही बताना है सही उत्तर का। तो पहला है कि मजबूत बनो, कायर और लिबलिबे न रहो, साहसी बनो, कायरों की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन ये भी सही है। दूसरा है समूचा संसार जब तक एक साथ आगे कदम नहीं बढ़ाता तब तक कोई प्रगति संभव नहीं है। पहला बात और दूसरा बात दोनों बात एक दूसरे की पूरक है दोस्तों, कहीं ना कहीं दोनों एक समान भी कर सकते हैं। तो बी तो सही हो जाएगा, ए और बी, तो ए और बी तो यहाँ सही है ही सही दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं अपन अगला जो ऑप्शन सही है इसमें, वो ई सही है। समाज के सभी सदस्यों की संपत्ति, शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्त करने के अवसर समान मिलने चाहिए। जाहिर सी बात है, कोई भी बड़ा आदमी जो विवेकानंद इतने बड़े महापुरुष हुए हैं, ये बात उन्होंने कही होगी, ऐसी बात तो है नहीं। तो ए बी ई इसका सही होगा। ठीक है, ए बी ई इसका जो ऑफिशियल आंसर कि सही माना है, तो चौथा उत्तर सही हो जाएगा, ए बी ई। अगला प्रश्न देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने जो 50वां प्रश्न है उसमें से, रामचंद्र शुक्ल रीति ग्रंथकार कवि माने हैं। रीति ग्रंथकार जो रामचंद्र शुक्ल ने जो अपना लिखा है उसमें रीति ग्रंथकार कवि दो प्रकार से डिवाइड किए उन्होंने ना। तो रीति ग्रंथकार कवियों की जो लिस्ट उसमें कुलपति मिश्र का नाम दिया है, बेनी बंदीजन का नाम दिया है, ग्वाल कवि का नाम दिया है। ठीक है, ए बी ई। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य कवि है ना उसमें नाम दिया है बाकियों का, तो ये बख्शी हंसराज और गुमान मिश्र का अन्य कवियों में दिया है। अभी रीति ग्रंथकार कवियों में ए बी ई का नाम दिया है, तो ए बी ई यानी कि दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन एकदम सही। 51वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है 51वां प्रश्न। आदिकाल के अपभ्रंश काव्य शीर्षक प्रकरण में निम्न कवियों का उल्लेख है। देखो दोस्तों, इसके अलावा जो पांच है ना, पांच में से आदिकाल के अपभ्रंश काव्य में वर्णन है तीन का, तो बचे हुए दो का जो इसके बाद वीर गाथा काल लिखा है ना उसमें वर्णन है। तो मधुकर कवि का और श्रीधर का दोनों का वर्णन है वीर गाथा काल में। ठीक है ना, वीर गाथा काव्य में। लेकिन देवसेन, सोम प्रभु, सूर्य, विद्याधर इन तीनों का वर्णन किया है, किसमें किया है? अपभ्रंश काव्य में। तो याद रखिएगा सी डी ई इसका आंसर हो जाएगा, सी डी ई। 51 का आंसर 4, सी डी ई। 52वां प्रश्न देखिए। बहिष्कृत भारत पत्र का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1927 में इसका प्रकाशन वर्ष आरंभ हुआ था। अंबेडकर से संबंधित पत्रिका है ये, अंबेडकर से संबंधित, अंबेडकर। ठीक है, दलित चेतना से संबंधित पत्रिका भी बोल सकते हैं इसको, दलित चेतना से संबंधित। अरे यायावर याद रहेगा में मांझुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? अरे यायावर याद रहेगा। ठीक है, किसकी रचना है आपको पता होगा ये? 1953 इसका प्रकाशन वर्ष है ये। ठीक है, राहुल सांकृत्यन के सबसे बड़ा घुमक्कड़ इनको ही माना जाता है। अज्ञेय की रचना है ये, अरे यायावर याद रहेगा, जिसके अंदर 8 यात्रा वृत्तांतों का एक समूह है, उसको लेकर ये रचना की गई है, 8 यात्रा वृत्तांत। ठीक है, इसका सही उत्तर असम हो जाएगा। माजुली द्वीप असम में स्थित है, और इसमें माजुली द्वीप की जरूरतें नहीं है ना, वो क्योंकि माजुली द्वीप नाम से एक चैप्टर दिया हुआ है। 8 चैप्टर है, इसमें पहला चैप्टर का नाम है परशुराम का तुर्खम। परशुराम का तुर्खम, परशुराम के तुर्खम है, ये पहला चैप्टर है। तो छठा चैप्टर उसका नाम है इसमें माजुली, और जो अंतिम चैप्टर है 8वां उसका नाम है सागर सोवित मेघ मैखलित, है ना। तो इसे 8 चैप्टर हैं, इनको 8 का नाम आपको याद होना चाहिए क्योंकि क्रम पूछ सकता है ऐसा बिल्कुल। तो परशुराम के तुर्खम, किरणों की खोज, इसके बाद मैं बता देता हूँ आपको, परशुराम की परशुराम के तुर्खम, ठीक है ती, तो इसके बाद किरणों की खोज, उसके बाद है देवताओं की अंचल, देवताओं के अंचल में, उसके बाद है मौत की घाटी में। ठीक है, PKDM मौत की घाटी में, एलूरा, उसके बाद है मांझुली, उसके बाद है बहता पानी निर्मल, बहता पानी निर्मल, उसके बाद है सागर सेवित मेघ मैखलित। ठीक है, PKD मैम BS। ठीक है ना, PKD मैम बस, है ना, 8 चैप्टर है। नाटकों में गीतों के प्रयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? चलो बताते हैं कौन सा कथन सत्य है। अंधेर नगरी में कबाब वाला, नारंगी वाला, कुंजडिन, हलवाई, ब्राह्मण गीत गाकर अपनी बात कहते हैं, एकदम सही। अंधेर नगरी 1881 भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक। दोहा छंद का प्रयोग अंधेर नगरी और बकरी नाटकों में किया गया है, एकदम सही बात, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। महाभोज, फिर आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन, कोई भी पात्र गीत नहीं गाता है, कोई भी पात्र गीत नहीं गाता है।
ये भी एकदम सही बात है। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए कि कोई भी गायक गीत नहीं गाता है, परंतु क्योंकि आषाढ़ का एक दिन में एक जगह है जहाँ पे गीत गाया जाता है, लेकिन वो गुनगुनाने की जगह है। मतलब ऐसा एक होता है ना गीत आना, राइटर खुद लिख रहा है, तो वो माना जा सकता है, इसलिए इसको भी सही माना है ABC को। चौथा ऑप्शन है कि स्कंद गुप्त में वेदना मिली विदाई गीत देवसेना गाती, डी भी सही है। तो A भी सही है, B भी सही है, C भी सही है, D भी सही है यहाँ पे। और ये है कि भारत दुर्दशा में किताब खाना वाले दृश्य में 6 सभ्य लोग गलत है। 6 सभ्य लोग मिलकर एक गीत गाते हैं, ये गलत है यहाँ पे। ABCD सही है, इसलिए पहला भी ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है। यही ऑफिशियल आंसर किन्हें सही माना है, ABC और BCD, यही सही माना है दोस्तों। ठीक है, तो ये जिसने आंसर की जारी की है उसका सही उत्तर यही है। 55वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 55वां प्रश्न, मनुष्य के मन से सुंदर और कुछ नहीं होता, यदि ईश्वर यदि है तो मनुष्य के मन में समाये हुए हैं। मानस का हंस 71-72 प्रकाशन वर्ष है इसका। अमृतलाल नागर का उपन्यास है ये। तुलसीदास की जीवनी कहते हैं जिसको। मोहिनी की पंक्तियाँ हैं ये, मोहिनी की, ठीक है, मोहिनी ने ये पंक्तियाँ कही थी। 56वां प्रश्न, कि कौन किसका प्रेमी है बताना है इसमें से। तो ये सारे के सारे पात्र हैं, ये आपको पता चल ही गया होगा कि झूठा सच उपन्यास है। यशपाल जो सबसे बड़े मार्क्सवादी उपन्यासकार है, ठीक है। झूठा सच 58 में छपा था पहला पार्ट, दूसरा पार्ट 60 में छपा था। पहले पार्ट का नाम था वतन और देश, और दूसरे पार्ट का नाम था देश और भविष्य। इसमें कुछ पात्र दिए हुए हैं, उनके प्रेमी के बारे में बताना है। तो शीलो का पात्र जो प्रेमी था वो है रतन, शीलो रतन, ठीक है, याद रखना। तारा का कौन है, असद, तारा असद। कनक का कौन है, पुरी, कनक का कौन है, पुरी, कनकपुरी। उषा का राजेंद्र, उषा राजेंद्र। तो क्रम मिला लेना दोस्तों, दूसरा उत्तर इसका सही हो जाएगा। बड़ा मार्मिक उपन्यास है दोस्तों, कभी टाइम मिलने जरूर पड़े ना। कबीर साहित्य के अध्येता कौन है, कबीर साहित्य के, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था इमरे बंगा तो घनानंद के थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार होल्ड करके चलते हैं, ये नहीं है सही उत्तर। पुरुषोत्तम अग्रवाल एकदम सही उत्तर है, बिल्कुल। पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने JNU में पढ़ाया है दोस्तों, कबीर के ऊपर बड़े बड़े भाषण दिए हैं, और कबीर को प्रेम के कवि के नाम से इन्होंने मतलब साबित किया है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति कवि के रूप में इनको स्थापित किया है, वैसे ही पुरुषोत्तम अग्रवाल ने कबीर को प्रेम के कवि के रूप में स्थापित किया। तो B तो एकदम सही उत्तर हो जाएगा। तो ये तो B हो जाएगा पहला, तो दूसरा भी सही हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है। वीरेंद्र यादव गलत हो जाएगा, वीरेंद्र यादव यहाँ नहीं होगा। धर्मवीर, ये डॉक्टर धर्मवीर, धर्मवीर भारती नहीं है दोस्तों, ये अध्यायुग वाले, ये डॉक्टर धर्मवीर है जो दलित साहित्यकार है। कबीर पपीहा भी, कबीर बाज भी, नाम सुना होगा आपने इस पंक्ति का। कबीर पपीहा भी, कबीर बाज भी, ये जो रचना है ना, ये धर्मवीर की रचना है, डॉक्टर धर्मवीर की। तो BD और E, डेविड लोरेंजर, BDE सही हो जाएगा। तो तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। 57 में 3। 58वां, कालिदास सच सच बतलाना इंदुमती की मृत्यु शोक पर। कालिदास सच सच बतलाना इंदुमती के मृत्यु शोक पर, अज रोया या तुम रोए थे। तो यक्ष, इसमें एक तो यक्ष पात्र है इंदुमती और एक अज है, ठीक है ना। BDE इसका सही उत्तर हो जाएगा, BDE। नागार्जुन की रचना है कालिदास, ठीक है। कालिदास सच सच बतलाना सिलेबस में लगी हुई है हमारे। 59वां प्रश्न है साइंस और पोएट्री, IA रिचर्ड्स। संप्रेषण का सिद्धांत 1893, ठीक है। संप्रेषण का सिद्धांत दिया था IA रिचर्ड्स। विज्ञान और कविता इनकी रचना है। 60वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, देख लेते हैं। इससे पहले मैं एक प्रश्न बता देना चाहता हूँ, हमने क्या पढ़ा था उसमें देखते हैं एक बार। मुझे लग रहा है उसमें कोई डाउट है, मुझे ऐसा है सर। अभी जो हमने प्रश्न पढ़ा था 54वां प्रश्न, इसमें हमने उत्तर माना था ABC और BCD। तो यानी कि अंधेर नगरी में कबाब वाला, नारंगी वाला, कुंजड़िन हलवा, ब्राह्मण गीत गाकर अपनी बात करते हैं। ये जो मैंने पहला ऑप्शन बताया था ना, ये गलत है दोस्तों, इसकी मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। क्यों गलत है, क्योंकि जो इसमें कुछ पात्र है ना, वो कुछ पात्र हबीब तनवीर के नाटक आगरा बाजार के भी हैं।
ये सारे के सारे पात्र इसके नहीं है, इसलिए ए वाला गलत हो जाएगा, सिर्फ बी सी डी सही हो जाएगा इसमें। बी सी डी, बी सी डी इसमें सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और जो मैं ये ए बी सी और बी सी डी सही बता रहा था ना, वो किसके लिए बता रहा था, वो 60वें प्रश्न के लिए। अब बताऊंगा वो 60वें प्रश्न के लिए, याद रखिएगा 60वें प्रश्न में क्या कहता है अपना। अब इस वाले प्रश्न में उसमें बी सी डी सही है, यहाँ पे ए बी सी और बी सी डी तीनों ही दोनों सही होंगे। कैसे सही होंगे मैं बताता हूँ आपको। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 16वें अध्याय में अलंकारों का निरूपण किया है, ये एकदम कठिन सही बात है बिल्कुल। उद्भट जयदेव और प्रतिहारेंदु राज अलंकार के आचार्य हैं, ये भी एकदम सही है। जयदेव की चंद्रालोक अलंकार ग्रंथ है, पढ़ा होगा आपने। उद्भट का काव्य अलंकार सार संग्रह ये रा ई में दे रखा है, जो कि रुद्र का ग्रंथ है, ये गलत हो जाएगा। काव्यादर्श के दूसरे और तीसरे परिच्छेदों में अलंकार निरूपण है, ये भी एकदम सही कथन है। और काव्य अलंकार में 6 परिच्छेद है, ये भी सही है। ए बी सी और बी सी डी दोनों सही हो जाएगा यहाँ पे। और जो कन्फ्यूजन हो गया था वो उस वाले प्रश्न में हो गया था, वहाँ पे पहला ऑप्शन ए ऑप्शन गलत होगा दोस्तों, याद रखिएगा। गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ, गलती सुधार लेना आप, मतलब देख लेना एक बार, है ना उसको। 61वां प्रश्न देखते हैं अब हम। 61वां प्रश्न क्या कहता है कि निम्नांकित अनुवादों को उनके हिंदी में पहली बार प्रकाशित होने के अनुसार पहले से बातें क्रम में लगाना है। ठीक है ना, अनुवाद है ये, इसका मतलब जो हिंदी के फेमस राइटर है उन्होंने ये अंग्रेजी के जितने भी रचनाएं हैं इनका अनुवाद किया है, उनका चयन करना है। तो इन पांचों में से आपको मुझे लगता है कुछ समझ में आए चाहे नहीं आए, तो ये जो 2 रचनाएं हैं ना, एकांतवासी योगी और शांत प्रतीक, जो जरूर आपने पढ़ी होगी, जरूर आपने सुनी है। ये दोनों के दोनों रचनाएं श्रीधर पाठक की है, और जो पाश्चात्य संस्कृति के जो कवि हैं उनकी रचनाओं को इन्होंने मतलब वो किया था। ठीक है, उनका नाम आपने सुना होगा, गोल्ड स्मिथ की जो रचनाएं थी उनका अनुवाद किया था। तो इस पर आपको पता है कोई गोल्ड एकांतवासी योगी, ठीक है, ये सबसे पहला इसका अनुवाद किया गया था, तो बी पहला हो जाएगा। फिर शांत प्रतीक, इसकी श्रीधर पाठक ने किया है। ठीक है, शांत प्रतीक ट्रेवलर, ठीक है ना, ट्रेवलर जो गोल्ड स्मिथ की रचना थी ट्रेवलर, उसका अनुवाद शांत प्रतीक के नाम से किया था, सी हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इनमें से कौन सा सही होगा, ई डी और ए, तो विश्व प्रपंच जो रचना है ना, वो रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखी है, वो अनुवाद किया है। पाश्चात्य संस्कृति के किसी की रचना है, उसको अंग्रेजी की रचना का अनुवाद शुक्ल जी ने किया है विश्व प्रपंच नाम से, तो बी सी ई हो जाएगा। और बी सी ई किस पे आंसर है, पहले ऑप्शन में, तो बी सी ई ए डी हो जाएगा। ए क्या है, खड़िया का घेरा। ये खड़िया का घेरा जो है ना, ये कमलेश्वर ने अनुवाद किया है, तो कमलेश्वर की रचना है ये। और कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना, कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना, ये हबीब तनवीर की रचना है, हबीब तनवीर ने इसका अनुवाद किया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहते हैं, 62वां प्रश्न देखिए। 62वां प्रश्न कहता है कि इनको मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो आयु और ऋतुओं का संबंध किसमें है, आपने पढ़ा होगा आयु और ऋतुओं का संबंध, जो कुबेर नाथ राय का निबंध है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, जिसमें अलग अलग समय की बात की गई है। तो पहले मत तो ए में 3 हो जाएगा, तो ए में 3। माता, मातृभूमि और जन्मभूमि, ये किसके लिए कहा गया, उठ जाग मुसाफिर, ये इस निबंध में बात की गई है। माता, मातृभूमि और जन्मभूमि प्रेम की। कल्याण का प्रेम किसने बात किया, कल्याण का प्रेम हुआ है शिव मूर्ति। शिव मूर्ति निबंध आपको पता होगा प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। और नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के चिंता, ठीक है ना, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्या निवास मिश्र का निबंध है, ये बड़ा फेमस निबंध है। तो 3 1 4 2 इसका सही हो जाएगा, 3 1 4 2 दूसरा उत्तर सही हो जाएगा इसका। ठीक है, 63वां प्रश्न देखिए क्या करता है। 63वां प्रश्न कि देवनागरी लिपि के संबंध में कौन सा विकल्प उपयुक्त है ना। यहाँ पे देवनागरी लिपि के संबंध में जो सही बात है ना वो बतानी, 5 ऑप्शन है, 5 में से 3 का चयन करना है दोस्तों। कि जैसे ही बोला जाता है देवनागरी में वैसे ही लिखा जाता है, ये एकदम सही कथन है एकदम, कि देवनागरी लिपि में जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। ठीक है ना, पहला ऑप्शन एकदम सही है, तो ए एकदम सही है। एक लिपि चिन्ह से अनेक ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता है, ये गलत है। यही एक भाषा की कमी होती है कि एक ही लिपि चिन्ह दे रखा है, उसे अलग अलग ध्वनियाँ निकल रही है। जैसे अंग्रेजी में सी से के भी बोला जाता है और सी से स भी बोला जाता है, ये किसी भी भाषा की कमी है, तो बी गलत हो जाएगा यहाँ पे। सी है कि संविधान में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा माना गया, एकदम सही बात है ये। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है दोस्तों, हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि राजभाषा है। देवनागरी लिपि में पंजाबी और उड़िया भाषा लिखी जाती है, एकदम गलत। और ध्वनि और संकेत में निश्चितता, एकदम सही। ए सी ई ये सही है, तीसरा उत्तर यहाँ सही हो जाएगा। 64वां प्रश्न देखिए, किस स्थान के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे,
नाखून क्यों बढ़ते हैं, आपने निबंध पढ़ा होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का, उनका निबंध है ये, उसी में ये पंक्ति आई है। तो गोंड देश के जो लोग हैं वहाँ के लोग बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे, ठीक है ना। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कल्पलता में संकलित निबंध है वो, ठीक है। 1952 उसका प्रकाशन वर्ष है। शरद के उपयुक्त कथन कौन कौन से इसमें बताने हैं शरद के बारे में। तो शरद बचपन में डरपोक स्वभाव के थे, ये गलत कथन है। जो आवारा मसीहा जो जीवनी लिखी है शरद चंद्र के ऊपर विष्णु प्रभाकर ने, उसके बारे में ही है, तो पहला गलत है। गृहस्थी से शरद का कभी लगाव नहीं रहा, बी एकदम सही है। शरद बाबू की रचनाओं पर बीरज बहू और विजया नाटक का रूपांतरण हुआ, सी भी सही है। अपने भाई की समाधि घर के पास नदी के तट पर बनवाई थी, डी भी सही है। बी सी डी ये तीनों के तीनों कथन उस जीवनी में आए थे, बी सी डी सही है। तो सही उत्तर तीसरा हो जाएगा हमारा। 66वां प्रश्न देखिए, संस्कृति के 4 अध्याय में तिलक के बारे में कौन सा कथन सही है, यानी कि तिलक के बारे में जो बातें रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी उनके बारे में बताना है। तो पहला ऑप्शन है कि गीता रहस्य में तिलक जी ने सुस्पष्ट घोषणा की है कि गीता का उद्देश्य निवृत्ति नहीं प्रवृत्ति का प्रतिपादन करना है, ये एकदम सही है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। बी ऑप्शन है कि कर्मण ग्रस्त को योगी सन्यासी और भक्त के समक्ष नहीं माना जा सकता, ये गलत है, बिल्कुल माना जा सकता है, जबकि ये गलत है, यहाँ पर नहीं आके गलती करे, तो बी गलत है यहाँ पे। ए सही है अभी तक। सी है कि तिलक के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता, निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेश थे, ये एकदम सही कथन है, सी भी सही है। डी देखिए, गीता का मार्ग संन्यास का मार्ग है, ये गलत है, गीता का मार्ग संन्यास का मार्ग बिल्कुल भी नहीं है। ई है कि तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता में कर्म है, ये भी सही है। ए सी ई ये तीनों सही है यहाँ पे, तो सही उत्तर पहला हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, 67वां प्रश्न मिलान करना है। भानुदत्त की रस मंजरी है, MA4। रामचंद्र गुणचंद्र के नाट्य दर्पण, तो 3। शारदा तनय का भाव प्रकाशन, 1। और महिम भट्ट का व्यक्ति विवेक, ठीक है। तो 4 3 1 2 सही हो जाएगा यहाँ पे, 4 3 1 2। आसान प्रश्न है, आपको पता होगा कि ये भानुदत्त की रस मंजरी, कुवलयानंद, चंद्रालोक, इन रचनाओं का रीतिकाल में बहुत ज़्यादा अनुकरण किया गया था, ठीक है, रीतिकाल में ग्रंथ लिखने के लिए। स्मृति आख्यान की पुस्तकें कौन कौन सी है, नंगा तलाई का गाँव, ये तो है ही सही, विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है नंगा तलाई का गाँव। मुखड़ा क्या देखे, ये उपन्यास है, ये गलत हो जाएगा। लोट आ ओधार दूधनाथ सिंह, ए भी सही है, सी भी सही है। लोट आ ओधार ये भी स्मृति आख्यान है, दूधनाथ सिंह की रचना है ये। याद हो कि नहीं याद हो, काशीनाथ जी की रचना है ये, काशीनाथ जी की, तो काशीनाथ, ACD सही है यहाँ पर, ACD पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। गोलमेज जो है ना वो अरुण कमल की रचना है, लेकिन ये आलोचना की रचना है, ये स्मृति आख्यान नहीं है, ऐसा है बिल्कुल। 69वां प्रश्न देखिए कि परिंदे कहानी में प्रारंभ में अंग्रेजी भाषा में एक उदाहरण है, किस लेखक का है। ये देखो, ये मृत्यु के बारे में कहा था कि कैन वी डू नथिंग फॉर द डेड, इस टाइप से कुछ पंक्तियाँ थी। कुछ जगह दिया हुआ है, कुछ जगह नहीं दिया हुआ है, लेकिन ऑफिशियल जो कहानी छपी थी ना उसमें ये दिया हुआ है। हम आपको यहाँ पे फोटो लगा कर दे देंगे, जब हम एडिट करेंगे वीडियो तो यहाँ पे फोटो लगा देंगे, ठीक है। कैथरीन मैन्सफील्ड की पंक्तियाँ हैं ये। उसके बाद मेन कहानी शुरू होती है। 70वां प्रश्न देखिए, नागरिक प्रचारणी के संस्थापक कौन है। 1893 में जो छोटे छोटे बच्चे थे, एक प्रकार से देखा जाए तो ज़्यादा बड़े नहीं थे ये, इन्होंने ही काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। शोध प्रकार से इन्होंने शोध के ऊपर पूरा ध्यान दिया था कि जितनी भी रचनाएं पुरानी हैं उनका शोध करेंगे, उन पर काम करेंगे। तो इसका तो ट्रिक है, याद रखना, आप 2 और 2 लिख लो बस। अब 2 और 2 कैसे लिखेंगे दोस्तों, 2 से बन जाएगा आपका शिव, ये देखो शिव। 2 से आपका बन जाएगा राम, ये राम बन गया। तो 2 से आपका बन जाएगा श्याम, तो श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह और श्याम सुंदर दास, ये तीनों के तीनों इसके संस्थापक थे। और राधा कृष्ण दास इसके पहले अध्यक्ष थे, याद रखना, नागरिक प्रचारणी सभा 1893 1893, ये तीनों इसके संस्थापक थे। जो इनकी पत्रिका छपी थी त्रैमासिक, वो 1896 में शुरू हुई थी, याद रखना। पंक्तियाँ है कि किस रचना के एक पात्र की जबान पर उठते बैठते ये दोहा रहता था, पुरुष सिंह जो उद्यमी लक्ष्मी ताकर चेर, और भाग्य भरोसे जो रहे कुपुरुष बासे टेर। क्या बोलूँ क्या याद करूँ, जो आत्मकथा है ना हरिवंश राय बच्चन की,
उसकी पंक्तियाँ हैं ये। 1969 इसका प्रकाशन वर्ष है। हरिवंश राय बच्चन। विकारी शब्द कौन से हैं? विकारी वो होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण एक प्रकार से लिंग वचन कारक आदि के अनुसार बदलते रहते हैं, उनको विकारी शब्द कहते हैं। लेकिन लिंग वचन कारक इनका जो असर है ना वो विकारी शब्दों में बिल्कुल भी नहीं होता है, वो परिवर्तन नहीं होता है। जैसे तथा शब्द जो है ना, वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए बराबर इस्तेमाल होगा, तो ये अविकारी शब्द है ये। तो क्रिया विशेषण जो है ना वो अविकारी शब्द है, तो यहाँ पे क्रिया विशेषण सही उत्तर हो जाएगा। 73वां प्रश्न क्या कहता है कि रोज उर्फ ग्रेंगरी जो कहानी है गे की, मालती के पति विश्वेश्वर है, वे एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर मास्टर है, ये गलत है। वो तो एक डॉक्टर थे जो ग्रेंगरीन की बीमारियां वगैरह ठीक करते थे, ठीक है। चीफ की दावत कहानी में चीफ के आग्रह पर माँ ने एक पुराना टप्पा 2 पत्थर अनार दे, ये गाना सुनाया, ये एकदम सही है। और एक वो गाना भी सुनाया था कि हीरे वाले जो गाना था ना एक, वो हरियाणी मैंने, इस टाइप से। तो पहला तो गलत है इसमें, तो पहला गलत तो दूसरा सही, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 74वां प्रश्न देखिए। 74वां प्रश्न क्या कहता है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन नाटकों को लगाना है। चलिए लगाते हैं। आषाढ़ का एक दिन, 58-59 इसका प्रकाशन वर्ष है ही सही, तो ये हो जाएगा मोहन राकेश का 58-59 के आसपास, मोहन राकेश। बकरी का 74 आपको पता होगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, आगरा बाजार 54, और माधवी इसका 84 है। इनसे ही काम हो जाएगा अपना। डी आएगा सबसे पहले, तो डी ये रहा चौथे विकल्प है, तो DECAB, ठीक है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हो गया, आगरा बाजार हबीब तनवीर, माधवी विश्व सहानी, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश। महाबली समकालीन नाटकों में से एक है। चंचल किशोर सुंदरता की करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। ये जो पंक्तियाँ हैं ये लज्जा सर्ग की पंक्तियाँ हैं, ये आपको याद काम आएनी के लज्जा सर्ग की। 76वां प्रश्न क्या कहता है? स्कंदगुप्त के स्त्री पात्र बताने हैं। स्कंदगुप्त के स्त्री पात्र कौन कौन से हैं? तो इनमें से बात करते हैं। पहला ऑप्शन है जेता, ठीक है। दूसरा है अपने पास देवकी, तीसरा है मालिनी, चौथा है रामा, और पांचवा है चंदा, ठीक है। तो स्कंदगुप्त के पात्र कौन कौन से इसमें से? देवकी, मालिनी और रामा, ये तीनों के तीनों जो पात्र हैं वो स्कंदगुप्त नाटक के पात्र हैं। 1928 का प्रकाशन वर्ष है, जयशंकर प्रसाद का नाटक है, ठीक है। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। 2 मील की रचनाएं ये नक्सलबाड़ी, उसमें ये पंक्तियाँ हैं। 2 मील की नक्सलबाड़ी, संसद से सड़क तक, उसमें संकलित है ये। 78 क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। 78वां प्रश्न, वेदर्भी रीति में ओज गुण प्रकाशक वर्णों की अधिकता होती है, गलत। ओज गुण में तो ट ठ ड ढ ऐसे वर्ण यूज करते हैं हम। वेदर्भी रीति में ये सब जितने भी है ना ट ठ ड, ये मतलब मान्य नहीं है। वेदर्भी रीति तो श्रृंगार रस से संबंधित, करुण रस से संबंधित रीति है, वह मान्य इसको सर्वश्रेष्ठ माना है। तो पहला तो गलत कथन हो गया, ए तो वैसे भी गलत हो गया, ठीक है। ए गलत है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में रीति के लिए परिवर्तित शब्द का उल्लेख हुआ है, एकदम सही कथन है, बी एकदम सही है। वामन ने रीति के 5 माने हैं, प्रकार गलत, 3 ही माने हैं, तो सी गलत हो जाएगा। 3 प्रकार माने हैं। कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है, सही कथन है एकदम, कुंतक ने रीति शब्द को मार्ग कहा है। और भोज ने अवंतिका और मागधी नाम की 2 नई वृत्तियों की उद्भावना की है, ये भी सही है। BDE ये सही हो जाएगा, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। कुंतक का कौन सा सिद्धांत है? वक्रोक्ति सिद्धांत, याद रखना। 79वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 79 कि उपन्यासिक गीतों और गीत कविताओं के प्रयोग पर सत्य कथन बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। चलिए बताते हैं सत्य कथन कौन सा है। झूठा सच में पंजाबी कवियों बुल्ले शाह फरीद बाबा की कविताएं प्रयुक्त हुई है, झूठा, ये गलत है। झूठा सच में नहीं हुई है दोस्तों, ये किसमें हुई है? जिंदगी नामा में। पिछली बार प्रश्न आया था ये UGC नेट में, याद है ना आपको। जिंदगी नामा में बुल्ले शाह बाबा फरीद कविताएं प्रयुक्त हुई है, पहला गलत हो जाएगा। जिंदगी नामा में हिंदी कवियों तुलसी सूर के पदों का प्रयोग हुआ, ये भी गलत हो जाएगा। ये दोनों ही गलत है, ए और बी। तो सही क्या हो जाएगा? CDE सही हो जाएगा। कैसे? महिला आंचल में सुमित्रा नंदन पंत की कविता का इस्तेमाल किया गया है। 1954 फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास। मानस का हंस मोहिनी रैदास का एक भजन गाती है, ये भी सही है। और तमस 1973 भीष्म सहानी सर्वे भवन्तु सुखीन का उपयोग किया गया है, एकदम सही का बात है। CDE एकदम सही कथन है।
80वां प्रश्न है, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की कहाँ की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की स्वीकृति की गई थी, स्वीकृति दी? कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की कहाँ की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने की स्वीकृति दी गई? बारडोली इसका आंसर है, बारडोली। ऑफिशियल आंसर की में बारडोली आंसर है इसका। 81वां प्रश्न देखते हैं। 81वां प्रश्न क्या कहता है हमारा कि नागमती वियोगखंड में नागमती की विरह कथा की अभिव्यक्ति के लिए जायसी द्वारा रचित पंक्तियाँ कौन सी है? नागमती वियोगखंड 30वां खंड है, ये पद्मावत के अंदर 30वां खंड है। और जो पंक्तियाँ नागमती वियोगखंड के अंदर आई ना उसकी चर्चा करनी है। तो रकत आंसू घुंगुची बन बोई, ये पंक्तियाँ आई है। हृदय पेट विरह कंटनासा, कांटे की तरह हृदय में विरह बैठ गया है। और सहस सहस दुख एक एक सांसा, ये CDE, ये तीनों की तीनों पंक्तियाँ नागमती वियोगखंड में आई है। बाकी A और B जो पंक्तियाँ हैं ना ये भी आई तो जायसी की पंक्तियाँ हैं, ये पद्मावत की, पर ये नागमती वियोगखंड की पंक्तियाँ नहीं है। ये दूसरा कोई खंड है, जैसे कि पद्मावती का विरह हो गया, पद्मावती का वियोग भी तो बताया है, तो पद्मावती का विरह खंड हो गया, तो वहाँ पे दिखाई गई है ये। अगला वाला प्रश्न है, कबीर के बारे में एक प्रश्न आता है। कबीर की पंक्तियाँ देखे उसका अर्थ जरूर पूछता है। कबीर का अगर शिखर पर जहाँ सिलहली गहल, कबीर का अगर बहुत बड़ी चोटी पे है जहाँ पे सिलहली गहल, यहाँ पे जहाँ फिसलने लायक जगह है एक प्रकार से, तो फिसलने लायक, यहाँ पे फिसलने लायक आंसर होगा 82 में। सिलहली शब्द का अर्थ, इनका जीवन बर्फ की पवित्रता, ये पवित्रता से पता चल रहा होगा आपको। फूल और वन की सुगंध से सुगंधित है। ये जो निबंध हमारे दे रखा है मजदूरी और प्रेम, उस पर से ये पंक्तियाँ ली गई है। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। कथन किसके बारे में है? भेड़ चराने वाले के बारे में ही है। मजदूरी और प्रेम का जो निबंध है सरदार पूर्ण सिंह का, उसकी पंक्तियाँ हैं ये। सरस्वती पत्रिका में संकलित हुए थे उनके जो निबंध थे ना वो। अजी हजरत यही चोरी कराते हैं, शहर के कितने चोर डाकू हैं, सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। इस संवाद ईदगाह कहानी में किसका है? मोहसिन का ही है। 1933 में ये कहानी प्रकाशित हुई थी, प्रेमचंद की कहानी ही है। 85वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। वाह, पात्र अलग अलग उपन्यासों के हैं ये पात्र, इन पात्रों से संबंधित उपन्यासों के प्रथम प्रकाशन। अरे वाह 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 वाह। भैरवी किसका है? बाणभट्ट की आत्मकथा, उसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 46। लीजा किसका है? लीजा रिचर्ड 73 थॉमस। बेला किसका है? 68 राग दरबारी। सरस्वती किसका है? शेखर एक जीवनी। और बंती किसका है? बंती कनक, ये झूठा सच का है। तो 41 और 44 तो इसका हो जाएगा। सरस्वती शेखर एक जीवनी का 2 पार्ट, और बंती वाला 58 हो जाएगा। तो सबसे पहले डी आएगा, फिर ई आएगा, नहीं डी फिर ई आएगा, डी के बाद ए आएगा। तो डी के बाद ए किस में है? दूसरे में। कैसे बताता हूँ रुको। पहले 41 वाला शेखर एक जीवनी, ठीक है। उसके बाद अपना हो गया ए भैरवी वाला बाणभट्ट की आत्मकथा, फिर ई हो गया 58 में झूठा सच। उसके बाद सी हो गया अपना बेला वाला 68 में राग दरबारी। उसके बाद बी हो गया लीजा वाला तमस 73। 86वां प्रश्न देखो क्या कहता है। 86वां प्रश्न, ये कुछ पात्र दे रखे हैं नाटकों का, उनका क्रम से उनको मतलब मिलान करना है, ठीक है। कृपी, कृपी ये आपने पढ़ा होगा ना, कृपी हो गया, ऐसे ऐसे अश्वत्थामा टाइप से हो गया, द्रोणाचार्य। ये जो 2 कथाएं चलती रहती पैरेलल, ठीक है ना। एक और द्रोणाचार्य जो नाटक है उसमें से ये कृपी पात्र है, ये शंकर शेष का नाटक है। तो पहले मतलब चौथा हो जाएगा, ठीक है। किन्नी जो है वो आधे अधूरे के पात्र है, किन्नी। तो जो मोहन राकेश का नाटक है तीसरा हो जाएगा। जमुना बहन किसका है? महाभोज उपन्यास का, तो 1। और कल्याणी है चंद्रगुप्त की पत्नी होती है जो है ना, तो डी में 2 हो जाएगा। 4312 4312। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार सबसे पहले के बाद में लगाना है। चलिए लगाते हैं। अब इसमें से आप 5 रचनाओं से कुछ भी ध्यान मत दो, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इतिहास तिमिर नाशक जो है वो सबसे सीनियर रचनाकार है। इनमें से कौन है? शिव प्रसाद सितारे अंध, उसकी रचना है। शिव प्रसाद सितारे अंध राजा जो थे उनकी रचनाएं है, 1850 के आसपास की रचनाएं हैं। तो ये रचना उनकी हो गई। तो डी तो वैसे सबसे पहले हो गया,
तो दूसरा और चौथे में से एक होगा। उसके बाद आप ये बताओ मुझे, उसके बाद जो ए दुर्लभ बंधु जो है ना वो 1888 के आसपास की रचना है, ये श्रीधर पाठक की। तो ये डी के बाद ए हो जाएगा, जो कि अनुवादित रचना है। उसके बाद चंद्रकांत असंतति, ये चंद्रकांत के बाद दूसरा पार्ट निकला 10 साल के बाद, तो 96 के आसपास ये देवकी नंदन खत्री की रचना हो जाएगी। तो डी ए ई, तो डी ए ई किस में है, ये दूसरे में। तो डी ए ई। उसके बाद आपको पढ़ा होगा आदर्श सिंधु 1914 में, ये लज्जाराम मेहता का। तो ये सी हो जाएगा, डी ए ई। और लास्ट में बचा बी, ठीक है। मिलन पथिक, ये आपने पढ़ा होगा ना, ये मिलन पथिक स्वप्न, ये रामनरेश त्रिपाठी की रचना है ये। तो डी ए ई सी बी इसका क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है 88वां प्रश्न क्या कहता है कि गिरधर में बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, एकदम सही, ये सबसे आसान प्रश्न है। रामकृष्ण में तत्पुरुष का उदाहरण है, गलत। रामकृष्ण में राम और कृष्ण द्वंद्व समास का उदाहरण है ये। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है, तो तीसरा सही हो जाएगा इसमें। 89वां प्रश्न देखते हैं। कोशिका कटवार कहानी में शेखर जोशी की कहानी है, मेरी बहुत पसंदीदा कहानियों में से है दोस्तों ये। लक्ष्मण ने जो काला चरेव पहन रखा था, काला चरेव उसने, तो इसका क्या अर्थ है? वो सुहाग का चिन्ह होता है दोस्तों काला चरेव। बहुत अच्छी कहानी है, आपको पढ़नी चाहिए दोस्तों। और आपने पढ़ी है तो आप कमेंट करके बताओ कैसी लगी आपको कोशिका कटवार। आज का अंतिम प्रश्न 90वां प्रश्न देखते हैं हम कि स्वनिम के संबंध में उपयुक्त कथन कौन सा है। तो स्वनिम क्या होता है दोस्तों? ये एक प्रकार से मौखिक भाषा से संबंधित होता है। ये ध्वनियों का जब उच्चारण करते हैं हम कंठ से, उनसे इनका संबंध होता है। लिखित शब्दों से इनका वर्णन कोई संबंध नहीं है दोस्तों, है ना। तो देखते हैं कैसे होता है कि वाक्य में शब्दों के शब्द निर्धारित करते हैं, ये गलत हो जाएगा। स्वनिम का इससे कोई संबंध नहीं है, ए गलत है। डी, इसका संबंध मौखिक भाषा से है, ये एकदम सही है, मौखिक भाषा से इसका संबंध है। सार्थकता की दृष्टि से ये लघुत्तम इकाई है, गलत। वो तो जब हम जो लिखते हैं ना उसकी लघुत्तम इकाई होती है, तो इसका लिखने से कोई संबंध नहीं है, तो सी गलत हो जाएगा। तो सी गलत हो जाएगा ये। अभी तक बी सही है। डी है, ये उच्चरित भाषा की लघुत्तम इकाई है, बिल्कुल। जो हम बोलते हैं ना उस बोलचारण में, जैसे जो लघुत्तम ध्वनि होती है ना, क ख ग, ध्वनियों की बात कर रहा है। जैसे ये क है ना, ये ध्वनि है दोस्तों, ये वर्ण नहीं बना अभी तक, स्वर के साथ मेल करके इसका। और ई वाला ऑप्शन है कि इसका ज्ञान भाषा के शुद्ध उच्चारण को जानने में सहायक है, ये भी एकदम सही है, ठीक है। तो बी, डी और ई, ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे दोस्तों। तो तीसरा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी, टी, ई। तो ये आज हमने 90 प्रश्न कर चुके हैं। बचे हुए 10 प्रश्न गद्यांश के हैं। अगर आप कमेंट करके बताते हैं कि उनका सॉल्यूशन करवाने हैं तो हम करवा देंगे। इसके बाद हम बाकी के नेट के एग्जाम देखेंगे। अगर यहाँ तक हमारे सॉल्यूशन आपको अच्छे लगे हों तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। हमारा टेलीग्राम चैनल इसी के नीचे लिंक दिया हुआ होगा, आप वहाँ पर जाकर इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। तक के लिए धन्यवाद। कोटा एजुकेशन हब को लाइक ज़रूर करें।